मंत्री जेल की सलाखों के पीछे से अपना पूरा मंत्रालय चला रहा है। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर हमारा संविधान सच कहूं तो बिल्कुल खामोश है। आज हम इसी कानूनी खामोशी को तोड़ने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक को गहराई से समझेंगे। एक ऐसा कानून जो भारतीय शासन में जवाबदेही की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकता है। और हाँ, अगर आप सिविल सेवा खासकर बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसे समझना आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस असल समस्या को पकड़ेंगे, यानी जवाबदेही का वो संकट जिसके चलते इस बिल की जरूरत पड़ी। फिर हम इस बिल के स्मार्ट मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि बिहार जैसे राज्य पर इसका क्या जबरदस्त असर हो सकता है। फिर इसकी तुलना मौजूदा कानून से करेंगे और आखिर में समझेंगे कि सुशासन की राह में ये कितना बड़ा कदम है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। आखिर वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे ये संशोधन सुलझाने निकला है? इसकी नौबत ही क्यों आई? ये सब हमारे गवर्नेंस सिस्टम में जवाबदेही के एक बहुत ही बुनियादी संकट से जुड़ा हुआ है। और यही बात हमें एक बहुत ही अजीब और जरूरी सवाल पर ले आती है। क्या ये सही है कि एक मंत्री जिस पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं वो हिरासत में है और फिर भी वो अपने पद पर बना रहे और जेल से ही नीतियां तय करे? बस इसी कानूनी कमी को, इसी लूप होल को ये बिल टारगेट करता है। ये उस हैरान करने वाली स्थिति का सीधा सामना करता है जहां मंत्री गंभीर क्रिमिनल चार्जेस में हिरासत में होने के बावजूद पावर में बने रह सकते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये 130वां संशोधन विधेयक इस संकट को ठीक करने के लिए क्या तरीका लेकर आया है? आइए इसके मेन प्रोविजंस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये बिल सीधा संविधान के 3 बड़े आर्टिकल्स पर निशाना साधा है। आर्टिकल 75, 164 और 239A। आसान भाषा में कहें तो ये वो आर्टिकल्स हैं जो केंद्र, राज्यों और दिल्ली में मंत्रियों की नियुक्ति और उनके पद पर बने रहने को कंट्रोल करते हैं। और मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना जो तब एक्टिव हो जाए जब कोई मंत्री हिरासत में लिया जाए। और इसका तरीका भी बड़ा दिलचस्प है, जिसे आप 30 दिन का नियम कह सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? स्टेप 1, कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक कस्टडी में रहता है। स्टेप 2, 31वें दिन उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उसे हटाने की सलाह देंगे। लेकिन असली गेम चेंजर है स्टेप 3। अगर ऐसी कोई सलाह नहीं दी जाती है तो मंत्री अगले ही दिन अपने आप पद से हट जाएगा। ये एक तरह का ऑटोमेटिक सेफ्टी स्विच है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, ये जो पद से हटाया जाना है ये परमानेंट नहीं है। जैसे ही वो मंत्री हिरासत से रिहा होगा ये फैसला पलट जाएगा। ये कानून के जब तक दोषी साबित ना हो जाए तब तक निर्दोष वाले सिद्धांत की बड़ी चतुराई से इज्जत करता है। मतलब ये बिल किसी के अपराध पर फैसला नहीं सुना रहा, ये बस इतना कह रहा है कि आप हिरासत में रहते हुए शासन नहीं कर सकते। अब इस पूरी चर्चा को लाते हैं बिहार पर, एक ऐसा राज्य जहां ये प्रस्तावित कानून सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, ये वहां के गवर्नेंस के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। एडीआर 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 54% विधायकों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। 1 मिनट रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। 54%, आधे से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि साफ सुथरे शासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी है। जब आपके कानून बनाने वालों में से इतने बड़े हिस्से पर आपराधिक आरोप हों तो ये सीधे सीधे संवैधानिक नैतिकता की नींव पर चोट करता है। ये वो अनलिखा नियम है जो कहता है कि जो लोग पब्लिक ऑफिस में हैं उनका आचरण बहुत ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। ये बिल उसी स्टैंडर्ड को फिर से स्थापित करने की एक कोशिश है। बिहार में तो अतीत में ऐसा हो भी चुका है जहां मंत्रियों ने जेल से ही अपने विभाग चलाए हैं। जरा सोचिए, इससे सिर्फ प्रशासन में रुकावट नहीं आती, ये पूरे गवर्नेंस सिस्टम को ही पंगु बना देता है। इस बिल का एक बड़ा मकसद ऐसी स्थितियों पर हमेशा के लिए रोक लगाना है। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये बिल इतना क्रांतिकारी क्यों है, हमें इसे मौजूदा कानून के साथ रखकर देखना होगा। आपको फर्क बिल्कुल साफ नजर आएगा। देखिए, सारा खेल एक शब्द के बदलाव का है। अभी का जो कानून है 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, वो कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि के बाद एक्शन लेता है, मतलब जब कोर्ट फाइनल फैसला सुना दे। और ये नया बिल इस ट्रिगर को बदलकर कस्टडी यानी हिरासत कर देता है। ये एक जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब है कि अब एक्शन लेने के लिए सालों तक चलने वाले केस के खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश की न्यायिक प्रक्रियाएं कितनी धीमी हैं। इसी देरी का, इसी लूप होल का फायदा उठाया जाता रहा है। आरोपी लोग सालों साल सत्ता में बने रहते हैं जबकि उनके केस चलते रहते हैं। ये बिल इस बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो आखिर में लक्ष्य क्या है? ये सारी कवायद किस लिए हो रही है? ये एक ही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और वो दिशा है बेहतर साफ सुथरे शासन की ओर। कुल मिलाकर इस बिल को राजनीति के आपराधीकरण यानी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ एक बहुत ही बोल्ड और जरूरी कदम की तरह देखा जा सकता है। ये एक साफ संदेश देता है, अगर आप ऊंचे पब्लिक पद पर हैं तो आपको ऊंचे नैतिक मानकों को भी मानना होगा। और बिहार जैसे राज्य के लिए जहां सुशासन हमेशा से एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा रहा है, ये कानून एक बहुत शक्तिशाली टूल बन सकता है। इसमें वो क्षमता है कि ये जनता और उनकी सरकार के बीच विश्वास की कमी है उसे पाटने में मदद कर सके।
और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या सिर्फ एक संशोधन राजनीति में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी अपराधीकरण की समस्या को सच में खत्म कर सकता है? देखिए, ये कानून बिना किसी शक के एक बहुत मजबूत कदम है, लेकिन इसकी असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी सख्ती से लागू किया जाता है और इसके पीछे कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति है। ये कानूनी सुधार तो है, लेकिन असली चुनौती नैतिक भी है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक वोट मायने रखता है, पर सोचिए क्या होता है जब वो लिस्ट ही जिसमें वोट देने वालों के नाम हैं दशकों पुरानी हो। चलिए इसी सवाल को बिहार के जरिए समझते हैं, जहां 20 साल बाद एक बहुत बड़ा अपडेट हो रहा है। तो सवाल यही है कि अगर किसी वोटर लिस्ट को 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक गहराई से परखा ही न गया हो तो वो कितनी भरोसेमंद हो सकती है। और ये सिर्फ एक लिस्ट का सवाल नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा है। जी हाँ, साल 2003 ये वो आखिरी साल था जब बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, मतलब घर घर जाकर पूरी जांच पड़ताल। अब देखिए, इन 20 सालों में तो पीढ़ियां बदल गईं, लोग यहां से वहां बस गए, पर वो लिस्ट वो काफी हद तक वैसी ही रही। तो इस पुरानी लिस्ट से आखिर संकट क्या है? मतलब बात सिर्फ कुछ नामों की गड़बड़ी की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला है जो हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है। देखिए, एक गलत सूची का मतलब होता है घोस्ट वोटर्स, मतलब ऐसे नाम जो असल में है ही नहीं पर लिस्ट में हैं। साथ ही डुप्लीकेट एंट्रीज, जहां एक ही इंसान का नाम कई कई जगह लिखा है। अब जाहिर है जब ऐसा होगा तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर से लोगों का भरोसा तो उठेगा ही। और बिहार में ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो लाखों लोग काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, जिसे हम पलायन कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सीमा से सटे जिले हैं वहां घुसपैठ की भी चिंता बनी रहती है। इन दोनों ही वजहों से एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट की जरूरत और भी बढ़ जाती है। तो इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? यहीं पर सामने आता है विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे शॉर्ट में SIR कहते हैं। आप इसे एक तरह से लोकतंत्र का ऑडिट समझ सकते हैं। सब कोई मामूली सा अपडेट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की एक बहुत ही डीप प्रोसेस है, जिसमें अधिकारी घर घर जाके हर एक वोटर को वेरीफाई करते हैं। इसका मकसद एक ही है, एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार करना जिसमें कोई भी गलती ना हो, बिल्कुल एरर फ्री। और इसका पैमाना देखिए, 2025 में जो SIR होगा उसमें बिहार के लगभग 8 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जाना है। 8 करोड़, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। अच्छा, इस बार की प्रक्रिया में पुरानी और नई टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब अधिकारी घर घर तो जाएंगे, लेकिन सारा डेटा ECSBHR जैसे मोबाइल ऐप पर इकट्ठा होगा और फिर किसी भी तरह की डुप्लीकेसी पकड़ने के लिए बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जैसा कि होता है, इतना बड़ा और इतना संवेदनशील काम बिना चुनौतियों के तो हो नहीं सकता। SIR की राह में भी कई बड़ी और गंभीर बाधाएं हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता जताई जा रही है वो ये है कि कहीं ये एक अनौपचारिक नागरिकता परीक्षण न बन जाए। मतलब कुछ लोगों को ये डर है कि इसका इस्तेमाल कहीं कुछ खास समूहों, खासतौर पर अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए न किया जाए। असल में 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, बेघर लोग या प्रवासी मजदूर जिनके पास शायद पुराने दस्तावेज ना हो, उनका क्या होगा? कहीं वो लिस्ट से बाहर तो नहीं हो जाएंगे? दूसरी, बिहार जैसे राजनीतिक रूप से इतने एक्टिव राज्यों में इस प्रोसेस का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और तीसरी बात, जब बहुत सख्त दस्तावेज मांगे जाते हैं तो अल्पसंख्यकों के मन में एक डर पैदा होना स्वाभाविक है। तो फिर इन गंभीर चिंताओं के बीच आगे का रास्ता क्या है? इसका जवाब है समावेशी सत्यापन में, यानी एक ऐसा तरीका जो निष्पक्ष हो और जिसमें सभी को शामिल किया जा सके। हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। इस प्रक्रिया को किसी पर शक करने वाले टेस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक ऑडिट के तौर पर देखना चाहिए। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए है। और इसका सबसे अच्छा समाधान है समावेशिता। मतलब किसी एक ही दस्तावेज पर अड़े रहने के बजाय पहचान के लिए कई तरह के डॉक्यूमेंट्स को मंजूरी दी जाए। लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। कोई भी योग्य नागरिक सिर्फ किसी कागज की कमी की वजह से अपने वोट के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड तो है ही, उसके अलावा मनरेगा का जॉब कार्ड या सरकार का दिया हुआ कोई और पहचान पत्र भी मान्य होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ एक सटीक वोटर लिस्ट की जरूरत है और दूसरी तरफ अपने सबसे कमजोर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का कर्तव्य। इन दोनों के बीच कोई भी देश सही संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र का भविष्य है। कल्याण, ये 2 शब्द भारतीय राजनीति में आजकल खूब गूंजते हैं, पर क्या ये दोनों एक ही हैं या इनके बीच एक बहुत बड़ी खाई है जो किसी भी राज्य का भविष्य तय कर सकती है? आज हम इसी आर्थिक और राजनीतिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, और वो भी खास तौर पर बिहार के संदर्भ में। तो सवाल ये उठता है कि ये चुनावी वादे आखिर हैं क्या?
क्या ये सिर्फ वोट के लिए दिए गए मुफ्त के तोहफे हैं या फिर ये जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली सच्ची मदद है? सच कहूं तो ये लाइन बहुत धुंधली है और बिहार जैसे राज्य के लिए इस लाइन को समझना उसके भविष्य के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन दोनों के बीच का असली फर्क है क्या। देखिए, यहीं पर जो है असली फर्क साफ हो जाता है। जन कल्याण का लक्ष्य होता है लोगों की क्षमता को बढ़ाना, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजों में निवेश करना ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं दूसरी तरफ रेवड़ी का मकसद अक्सर सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक चुनावी फायदा होता है, जो लंबे समय में अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बोझ डालता है। जन कल्याण का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है बिहार की साइकिल योजना। अब ये सिर्फ एक साइकिल देना नहीं था, ये एक ऐसा निवेश था जिसने लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को जबरदस्त बढ़ावा दिया और स्कूल छोड़ने की दर को काफी कम किया। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मेरिट गुड कहते हैं, यानी एक ऐसी चीज जिसका फायदा सिर्फ पाने वाले को नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलता है। और इसकी ठीक उलट होती है रेवड़ियां, जैसे कि मुफ्त के गैजेट्स बांटना या बिना किसी शर्त के कर्ज माफ कर देना। ये चीजें भले ही कुछ समय के लिए अच्छी लग सकती हैं, लेकिन ये राज्य के विकास में लंबे समय तक कोई योगदान नहीं देती, उल्टा अर्थव्यवस्था पर बोझ और बढ़ा देती हैं। अब जरा ये देखते हैं कि इन सब नीतियों का बिहार की आर्थिक सेहत पर आखिर असर क्या पड़ता है। ये आंकड़ा देखिए, 3.2%। ये है बिहार का राजकोषीय घाटा। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राज्य की आमदनी और खर्च के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। मतलब कमाई 98, खर्चा रुपया। यहाँ पर ना समस्या और भी साफ दिखती है। ये जो 3% की सीमा है, ये एक तरह की वित्तीय लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बिहार का घाटा इसे पार करके 3.2% तक पहुंच गया है, जो कि एक बड़ी वित्तीय चेतावनी है। और सोचिए, जब घाटा बढ़ता है तो इसका सबसे पहला असर कहां पड़ता है? सीधा सीधा विकास के कामों पर। इसका मतलब है कि नई सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों जैसे जो जरूरी काम हैं, उनके लिए सरकार के पास पैसा कम पड़ जाता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1.7 लाख करोड़ रुपए। ये एक अनुमान है कि 2026 तक इन रेवड़ी नीतियों पर कितना खर्च हो सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम है। इतनी बड़ी कि इससे राज्य में कई बड़े विकास के काम हो सकते थे जो अब शायद न हो पाए। तो फिर सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? चलिए कुछ समाधानों पर नजर डालते हैं। समाधान के तौर पर ना 2 बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहला, बिहार को खैरात आधारित मॉडल से हटकर विकास आधारित मॉडल की ओर बढ़ना होगा। ऐसा मॉडल जहां निवेश, रोजगार और आत्मनिर्भरता पैदा करने पर हो। और दूसरा, राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे अपने हर चुनावी वादे का वित्तीय प्रभाव भी जनता को बताएं, मतलब पारदर्शिता हो। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ये एक लाइन इस पूरी बहस का सार है। वित्तीय अनुशासन और जन कल्याण एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कहने का मतलब ये है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना आप लंबे समय तक चलने वाला जन कल्याण कर ही नहीं सकते। ये संभव ही नहीं है। तो आखिर में सवाल बस यही एक बचता है, क्या हमारे राजनीतिक दल चुनावी वादे करने से पहले राज्य की वित्तीय सेहत को प्राथमिकता देंगे? इस एक सवाल का जवाब ही बिहार और शायद पूरे भारत की आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा। और भारत की आरक्षण नीति में एक बहुत बड़ा मोड़। और जानते हैं इस पूरी कहानी के सेंटर में कौन है? बिहार। जी हां, हाल ही में एक न्यायिक फैसले ने दशकों पुरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और बिहार वो पहला राज्य है जो इस बदलाव के लिए डेटा के साथ बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। सब कुछ शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस एक वाक्य से। समांगी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एससी या एसटी कैटेगरी में आने वाली सभी जातियों की सामाजिक आर्थिक हालत एक जैसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कुछ बहुत ज्यादा पिछड़े हैं तो कुछ ने आरक्षण का फायदा उठाकर अपनी स्थिति काफी बेहतर कर ली है। और बस इसी एक सोच ने आरक्षण की पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। और हां, इस कानूनी बदलाव की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनने जा रहा है वो है बिहार। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे एक राज्य इस पूरी राष्ट्रीय बहस का चेहरा बन गया, यही हम आगे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने ये सब कुछ मुमकिन कर दिया। ये था 2024 का पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामला। एक ऐसा केस जिसने आरक्षण के नियमों की किताब में समझिए एक नया चैप्टर ही जोड़ दिया। इस फैसले का जो दिल है वो है ये शब्द उप वर्गीकरण। अब इसे आसान भाषा में समझिए, ये एक बड़े से केक के अंदर उन लोगों के लिए एक खास स्लाइस काटने जैसा है जिन्हें अब तक एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिल पाया है। मतलब अब सरकारें एससी एसटी जैसी बड़ी श्रेणी के अंदर उन जातियों को पहचान सकती हैं जो सबसे ज्यादा पिछड़ी हैं और उन्हें प्राथमिकता दे सकती हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि अब यह संवैधानिक रूप से पूरी तरह जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को हरी झंडी तो दे दी है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। और वही शर्त इस पूरी कहानी को बिहार से जुड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोर्ट ने इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों? भाई दशकों से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसे बदलने के पीछे कोर्ट की सोच क्या थी? चलिए कोर्ट के तर्कों को जरा और गहराई से समझते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक वैचारिक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन इन थॉट। पुरानी सोच क्या थी कि एक कैटेगरी है तो वो एक यूनिट है, सबको फायदा अपने आप मिल जाएगा। लेकिन नई हकीकत यह है कि हर कैटेगरी के अंदर भी एक पिरामिड बना हुआ है
और आरक्षण का ज्यादातर फायदा ऊपर की कुछ प्रभावशाली जातियां ही ले जाती हैं। कोर्ट का नया तर्क कहता है बस अब हमें उस पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर ध्यान देना होगा। तो कोर्ट के तर्क 3 मजबूत पिलर्स पर टिके हैं। पहला, सीधी सी बात, SC/ST समूह एक जैसे नहीं है। दूसरा, इसीलिए असली न्याय तभी होगा जब फायदा सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे। और तीसरा, यह बहुत बड़ा संकेत है, कोर्ट ने कहा कि क्या अब OBC आरक्षण वाला क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC/ST पर भी लागू होना चाहिए। यह एक ऐसी चिंगारी है जो भविष्य में एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे सकती है। और कोर्ट की इसी शर्त ने आप कह सकते हैं कि बिहार को अचानक इस कहानी का हीरो बना दिया। जिस डेटा नाम की चाबी की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, वो चाबी बिहार की जेब में पहले से ही थी। देखते हैं कैसे। इस टाइमलाइन को जरा देखिए, ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है। 2023 में बिहार अपना ऐतिहासिक जाति सर्वेक्षण खत्म करता है और ठीक कुछ महीने बाद ही 2024 में सुप्रीम कोर्ट उपवर्गीकरण के लिए ठोस डेटा की शर्त रख देता है। मतलब टाइमिंग देखिए, बिहार वो पहला राज्य था जो ये कह सकता था, हुजूर डेटा ये रहा। और उस सर्वे से निकला ये एक जादुई आंकड़ा, 63%। बिहार की लगभग 2/3 आबादी EBC और OBC है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह बिहार की राजनीति और समाज की वो हकीकत है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। जी हां, यही है वो क्वांटिफाइबल डेटा, वो ठोस सबूत जिसकी मांग कोर्ट ने की थी। और इसी डेटा के दम पर ही बिहार अब आरक्षण के अंदर आरक्षण यानी कि उपवर्गीकरण लागू करने की कानूनी और नैतिक दोनों तरह की ताकत रखता है। तो ठीक है, कानूनी रास्ता साफ है, डेटा मौजूद है, लेकिन अब आता है असली सवाल, इसका बिहार के समाज और सियासत पर असर क्या होगा। क्या इससे सामाजिक न्याय का सपना पूरा होगा या फिर एक नया राजनीतिक पेंडोरास बॉक्स खुलेगा। इसके नतीजे देखिए काफी जटिल हो सकते हैं। एक तरफ जब फायदे के लिए दावेदार बढ़ेंगे तो अति पिछड़ों और महादलितों जैसे समूहों के बीच आपसी होड़ तेज हो सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है सारवान समानता यानी असली बराबरी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। और हां, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार मॉडल ने एक नजीर पेश कर दी है जिससे पूरे देश में जाति जनगणना की मांग को एक नई ऊर्जा मिल गई है। और ये जो शब्द है ना, सारवान समानता, यही इस पूरे बदलाव की आत्मा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि रेस की स्टार्टिंग लाइन पर सबको खड़ा कर दिया, नहीं, इसका मतलब ये देखना भी है कि जिसके पैरों में जूते नहीं हैं उसे जूते भी दिए जाएं ताकि वो असल में दौड़ भी सके। तो क्या हम भारत में आरक्षण के एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ नियमों में नहीं बल्कि आरक्षण की पूरी फिलॉसफी में, उसकी पूरी सोच में एक बुनियादी बदलाव के गवाह बन रहे हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरे बदलाव का निचोड़ है। हम सिर्फ पहचान के आधार पर आरक्षण देने से आगे बढ़कर अब परिणाम पर फोकस कर रहे हैं। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि कोई किस जाति से है, बल्कि सवाल ये है कि क्या आरक्षण का फायदा असल में उस तक पहुंच रहा है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, बिहार और अब शायद पूरा भारत इस डेटा की ताकत का इस्तेमाल करेगा कैसे। क्या ये आंकड़े सामाजिक न्याय का एक नया नक्शा बनाएंगे या फिर चुनावी शतरंज की बिसात पर सिर्फ नए मोहरे बनकर रह जाएंगे। इसका जवाब ही भारत के सामाजिक भविष्य की दिशा तय करेगा। देखिए, किसी भी लोकतंत्र को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए उसके नियमों में वक्त वक्त पर सुधार बहुत जरूरी है। तो आज हम भारत की चुनावी व्यवस्था में हुए कुछ बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे और खासकर ये समझेंगे कि बिहार जैसे राज्य के लिए इन सुधारों का मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है कि चुनाव को निष्पक्ष, साफ सुथरा और सही मायनों में लोगों की आवाज का आईना कैसे बनाया जाए। मतलब वो कौन सी प्रक्रिया है जो ये पक्का करे कि चुनाव बस एक रस्म न बन जाए बल्कि जनता की असली आवाज सामने आए। और यही सवाल हमें चुनावी सुधारों की जरूरत तक ले जाता है। अब देखिए, भारत की जो चुनावी सुधार की कहानी है ना, उसे समझने के लिए इसे हम 3 बड़े पड़ावों में बांट सकते हैं। हर पड़ाव ने हमारे लोकतंत्र को एक कह सकते हैं कि एक नई दिशा दी है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इन सुधारों का जो फोकस था वो वक्त के साथ साथ बदला है। शुरुआत में जोर था तकनीक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने पर। फिर दूसरा दौर आया पारदर्शिता का, और अब जो दौर चल रहा है उसमें जवाबदेही तय करने पर ध्यान दिया जा रहा है। जरा सोचिए, सिर्फ एक फैसले ने करोड़ों नौजवानों को देश का भविष्य तय करने का हक दे दिया। ये हुआ 1988 में, जब वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। और इसी दौर में आई EVM मशीनें और वोटर ID कार्ड। इन्होंने चुनावों को न सिर्फ मॉडर्न बनाया बल्कि धांधली की जो आशंकाएं थी उन्हें भी काफी हद तक कम कर दिया। इसके बाद दूसरे दौर में सारा ध्यान आ गया ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता पर। अब ये जरूरी हो गया कि उम्मीदवार अपनी संपत्ति और अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड दोनों का खुलासा करें। यानी अब वोटर सिर्फ वादों के आधार पर नहीं बल्कि ठोस तथ्यों को देखकर फैसला कर सकते थे। और फिर हाल के सालों में जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया है। नोटा का जो ऑप्शन आया उसने वोटरों को अपनी असहमति जताने का अधिकार दिया। VVPAT ने वोटिंग प्रक्रिया में भरोसे को और मजबूत किया। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि दोषी पाए जाने पर राजनेताओं को तुरंत अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये सुधार तो हुए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में चुनौतियां आज भी बहुत गहरी हैं। अब हम अपना पूरा ध्यान बिहार पर लेकर आएंगे, जो एक बहुत ही खास मामला हमारे सामने रखता है।
बिहार की राजनीति के बारे में एक कड़वी सच्चाई कही जाती है कि इस पर लंबे समय से धन और बाहुबल का यानी मनी एंड मसल पावर का साया रहा है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इसी समस्या को बिल्कुल साफ साफ बताती है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, आंकड़े देखिए। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 54% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सोचिए, आधे से भी ज्यादा। ये नंबर अपने आप में समस्या की गहराई को दिखाता है। तो फिर सवाल ये है कि इस इतनी गंभीर समस्या का हल क्या है? इसके लिए 3 बड़े सुधार सुझाए गए हैं जो राजनीति के अपराधीकरण पर काफी हद तक लगाम लगा सकते हैं। आइए अब इन्हें समझते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 मुख्य समस्याएं और उनके सुझाए गए समाधान। पहला, राजनीति का अपराधीकरण, जिसके लिए आरोप तय होने पर अयोग्यता की बात है। दूसरा, वोटरों को डराना धमकाना, जिसके लिए टोटलाइजर मशीनें। और तीसरा, पैसों का असमान खेल, जिसके लिए सरकारी फंडिंग का सुझाव है। चलिए एक एक करके इन पर विस्तार से बात करते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी सुधार, आरोप तय होने पर अयोग्यता। इसका मतलब बहुत सीधा है, उम्मीदवार को सजा मिलने तक का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही अदालत किसी गंभीर अपराध में फॉर्मली चार्जेस फ्रेम करती है, वो इंसान चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। अगर ये लागू होता है तो ये एक गेम चेंजर कदम हो सकता है। दूसरा सुधार है टोटलाइजर मशीन। देखिए, अभी क्या होता है कि वोटों की गिनती बूथ वाइज होती है, तो आसानी से पता चल जाता है कि किस मोहल्ले ने किससे वोट दिया, और इससे चुनाव के बाद लोगों को डराने धमकाने का खतरा बना रहता है। टोटलाइजर मशीनें क्या करती हैं कि वो कई बूथों के वोटों को एक साथ मिक्स कर देती हैं और फिर गिनती होती है। इससे ये पता लगाना नामुमकिन हो जाता है कि किस खास बूथ से किसको कितने वोट मिले। और तीसरा समाधान है सरकारी फंडिंग। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। यहाँ सरकार उम्मीदवारों को सीधे कैश नहीं देगी, बल्कि प्रचार के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं जैसे मीडिया में टाइम या पोस्टर, वो मुहैया कराएगी। इससे क्या होगा? चुनावों में काले धन का असर कम होगा और सभी उम्मीदवारों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड यानी बराबरी का मौका मिलेगा। तो इन सब सुधारों के बाद सवाल उठता है कि इनका असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ चुनाव करवाने की प्रक्रिया को और एफिशिएंट बनाना है? नहीं, लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये जो लाइन है ये पूरी बात का सार है। असली लक्ष्य सिर्फ चुनाव प्रबंधन या इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का शुद्धिकरण है। मतलब ये पक्का करना कि जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ईमानदार हों, उनका चरित्र साफ हो। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक उम्मीदवार की अपनी ईमानदारी, उसकी अखंडता कितनी जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। इसके बारे में सोचते ही क्या ख्याल आता है? आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। एडीआर की एक नई रिपोर्ट आई है और वो दिखाती है कि कैसे अपराध, पैसा और राजनीति, ये तीनों एक खतरनाक कॉकटेल बन चुके हैं। तो चलिए सीधे इन चौंकाने वाले आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, 2025 की एडीआर रिपोर्ट के हिसाब से बिहार के जो नए विधायक चुने गए हैं उनमें से कितने प्रतिशत ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं? कोई अंदाजा है? जरा सोचिए क्या हो सकता है ये नंबर। तो जवाब है 54%। जी हाँ, आपने सही सुना, 54%, मतलब आधे से भी ज्यादा। ये बात समझने वाली है कि जो लोग कानून बना रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा पर खुद कानूनी मामले चल रहे हैं। ये एक ऐसा सच है जो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं और ये शायद पहले वाले से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। सवाल ये है कि ये नए विधायकों में से कितने प्रतिशत करोड़पति हैं? 90%। 90%, मतलब हर 10 में से 9 विधायक करोड़पति हैं। अब जरा इन दोनों आंकड़ों को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ 54% पर क्रिमिनल केस हैं और दूसरी तरफ 90% करोड़पति हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो बिहार की राजनीति की एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर सामने आती है। इसी को कहते हैं अपराध और धनबल का बोलबाला। तो सवाल ये है कि इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को समझा कैसे जाए। देखिए, आज हम सबसे पहले इन चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालेंगे, फिर जानेंगे कि आखिर इस समस्या की जड़ें कहाँ हैं, समाज पर इसका क्या असर हो रहा है और हाँ, क्या इसका कोई हल भी है, और आखिर में बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, चौंकाने वाले आंकड़े। और हाँ, ये सारी जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की 2025 की रिपोर्ट से ली गई है। तो एक बार फिर से इन दो नंबर्स को देखते हैं क्योंकि यही इस पूरी कहानी का सेंटर है। 54% विधायक जिन पर क्रिमिनल केस हैं और 90% विधायक जो करोड़पति हैं। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक ट्रेंड है। ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी बताते हैं जहां शायद ईमानदारी और सेवा की भावना कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? क्यों राजनीति में अपराध और पैसा इतना हावी हो गया है? चलिए अब इस समस्या की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, विनेबिलिटी फैक्टर, दूसरा स्ट्रॉन्ग मैन यानी बाहुबली नेताओं की डिमांड, और तीसरा चुनावों का हद से ज्यादा महंगा हो जाना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो ये विनेबिलिटी आखिर है क्या भला?
इसका सीधा सा मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टियां उम्मीदवार चुनते वक्त ये नहीं देखती कि वो कितना नैतिक है, वो सिर्फ ये देखती हैं कि क्या वो चुनाव जीत सकता है। सोचिए, एक पार्टी किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे देती है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी जाति के वोट या उसका दबदबा उसे चुनाव जितवा देगा। बस यही है विनेबिलिटी का खतरनाक खेल। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग मैन नेताओं पर, या कहें बाहुबली नेताओं पर। खासकर देहाती इलाकों में लोग अक्सर ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो सिस्टम से हटकर तुरंत न्याय या क्विक फिक्स देने का वादा करते हैं। सुनने में तो ये अच्छा लगता है कि कोई फटाफट काम करवा रहा है, लेकिन असल में ये कानून के शासन को ही कमजोर कर रहा होता है। और अब तीसरा कारण, जो शायद इन सब की असली जड़ है, वो है चुनाव लड़ने का खर्च। आज की तारीख में चुनाव लड़ना इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि कोई आम, काबिल और ईमानदार इंसान तो इसके बारे में सोच तक नहीं सकता। ये मैदान अब सिर्फ उन्हीं के लिए खुला है जिनके पास बेहिसाब पैसा है, और ये पैसा कहां से आ रहा है, ये एक अलग ही कहानी है। तो हमने कारण तो समझ लिए, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका असर क्या हो रहा है हमारे समाज पर, शासन पर, कानून पर और लोगों के भरोसे पर। चलिए देखते हैं। एक तरफ देखिए सुशासन का वादा होता है जिसमें कानून का राज हो, प्रशासन निष्पक्ष हो, और दूसरी तरफ है बिहार की हकीकत जहां कानून व्यवस्था पर राजनीतिक दबाव है और एक नया शब्द चल पड़ा है, टेंडर पॉलिटिक्स। ये क्या है? ये वो खेल है जहां सरकारी ठेके काबिलियत पर नहीं बल्कि पैसे और राजनीतिक कनेक्शन के आधार पर बांटे जाते हैं, और इसी से भ्रष्टाचार की जड़ें और भी गहरी होती चली जाती हैं। और जानते हैं इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ रहा है? हमारी नई पीढ़ी पर, युवाओं पर। रिपोर्ट की एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। युवाओं के बीच ये संदेश जा रहा है कि कामयाब होने के लिए बस पावर और पैसा ही चाहिए। सोचिए, ये हमारे समाज की नैतिक बुनियाद को कितना खोखला कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? क्या इस चक्र को तोड़ा नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं कुछ संभावित समाधानों की, कुछ उम्मीद की। रिपोर्ट में दो बड़े और कह सकते हैं क्रांतिकारी सुझाव दिए गए हैं। पहला है न्यायिक सुधार, मतलब ऐसी फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएं जो नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों का फैसला सिर्फ 6 महीने के अंदर कर दें। और दूसरा है वित्तीय सुधार, एक पॉलिटिकल स्कॉलरशिप जैसा सिस्टम बनाया जाए ताकि गरीब घर से आने वाले काबिल और प्रतिभाशाली लोग भी राजनीति में आ सकें। जरा सोचकर देखिए, केस फाइल हुआ और 6 महीने के अंदर फैसला आ गया। अगर सच में ऐसा हो जाए तो जो मुकदमे सालों साल लटके रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे और राजनीति में अपराधियों की एंट्री पर एक बहुत बड़ी रोक लग जाएगी। ये वाकई एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। तो अब हम आखिर में पहुंचते हैं इस सवाल पर कि आगे का रास्ता क्या है। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक संस्था का काम नहीं है, ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। रिपोर्ट बिल्कुल साफ कहती है कि बिहार में लोकतंत्र को अगर बचाना है तो 3 स्तंभों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। नागरिक समाज यानी हम और आप, चुनाव आयोग और न्यायपालिका। और लक्ष्य सिर्फ एक है, राजनीति को पैसे के खेल से निकालकर वापस लोगों के लिए, लोगों पर केंद्रित बनाना। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या नागरिक कमीशन और अदालतें, ये तीनों मिलकर वाकई राजनीति का चेहरा बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन उस जवाब को लिखने में हम सबकी एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। सरकार जो जनता के वोटों से चुनी गई है वो खूब मेहनत करके एक कानून पास करती है, लगता है काम हो गया है ना। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार की एंट्री होती है, राज्यपाल। और जब वो किसी बिल पर अपनी सहमति देने में देरी करते हैं तो ये एक बहुत बड़े संवैधानिक टकराव को जन्म दे देता है। आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई गवर्नर किसी बिल को जिसे विधानसभा ने पास किया है उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख सकता है? क्या हमारा संविधान उन्हें यह शक्ति देता है? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये कोई हवाई या किताबी बहस बिल्कुल नहीं है। अभी हाल ही में 2025 में तमिलनाडु में एक ऐसा ही मामला सामने आया। गवर्नर और सरकार के बीच का यह विवाद इतना बढ़ गया कि सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचा, और इसी एक घटना ने इस बड़े संवैधानिक सवाल को पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो इस मामले को अच्छे से समझने के लिए चलिए पहले संविधान के उन नियमों को देखते हैं जो इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करते हैं, और यह भी समझते हैं कि आखिर वो कंफ्यूजन कहां है जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा होता है। तो देखिए, जब कोई बिल गवर्नर साहब के पास आता है तो संविधान का अनुच्छेद 200 और 201 उन्हें मोटे तौर पर 3 ऑप्शन देता है। पहला, वो बिल को मंजूरी दे दें, दूसरा, अपनी सहमति रोक लें, या तीसरा, बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आगे भेज दें। और बस यहीं से असली पेच शुरू होता है। दिक्कत यह है कि संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा कि गवर्नर को कितने समय के अंदर फैसला लेना है, कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। तो एक तरफ कार्यपालिका का तर्क है कि यह तो उनकी विवेकाधीन शक्ति है, मतलब उनकी मर्जी है। वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका जोर देती है कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समय सीमा तो होनी ही चाहिए। और इस पूरी बहस की जड़ जानते हैं क्या है? बस एक लाइन, संविधान का मौन। क्योंकि हमारा संविधान इस सवाल पर बिल्कुल खामोश है। दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते हैं और नतीजा एक बड़ा गतिरोध। तो सवाल उठता है कि इस संवैधानिक चुप्पी को तोड़ेगा कौन? कोई तो रास्ता होगा। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे संविधान के एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पावरफुल आर्टिकल की, अनुच्छेद 143। ये वो चाबी है जो इस बड़े ताले को खोल सकती है।
तो ये अनुच्छेद 143 आखिर है क्या चीज? बहुत आसान भाषा में समझिए। ये राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर देता है। अगर देश के सामने कोई बड़ा कानूनी या संवैधानिक सवाल खड़ा हो जाए तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि इस पर अपनी राय दीजिए। ये एक तरह से देश की सबसे बड़ी अदालत से ली गई एक एक्सपर्ट एडवाइस है। और ये पावर सिर्फ किताबों में लिखी बात नहीं है। इस गवर्नर वाले मामले की गंभीरता को आप इसी बात से समझिए कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूरे 14 सवाल पूछे हैं। जी हाँ, 14 सवाल, सिर्फ ये जानने के लिए कि सही संवैधानिक रास्ता क्या है। इससे पता चलता है कि मामला कितना पेचीदा है। ठीक है, ये तो हुई कानूनी दावपेच की बात, लेकिन इसका असली दुनिया में, मतलब किसी राज्य के रोजमर्रा के कामकाज पर क्या असर पड़ता है, इसको समझने के लिए चलिए बिहार का एक उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, बिहार जैसे राज्यों में अक्सर ये देखने को मिलता है, कभी किसी की नियुक्ति को लेकर तो कभी किसी जरूरी कानून को लेकर सरकार और राजभवन के बीच तनातनी हो जाती है। और सोचिए, जब गवर्नर कोई बहुत जरूरी बिल, जैसे जनता से जुड़ा कोई बड़ा बिल, रोक कर बैठ जाए तो पूरा का पूरा शासन ही ठप पड़ जाता है। और इसका सीधा असर क्या होता है? इसका असर पड़ता है राज्य के सुशासन मॉडल पर। मतलब जो गुड गवर्नेंस का वादा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। विकास के काम रुक जाते हैं, नई नीतियां अटक जाती हैं और सब कुछ धीमा पड़ जाता है। और यहीं पर अनुच्छेद 143 की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब अपनी राय देगा तो वो सिर्फ एक मामले का हल नहीं होगा, वो एक प्रक्रियात्मक मार्गदर्शिका बन जाएगी। मतलब एक तरह की रूल बुक, जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के सारे राज्यों के लिए काम आएगी। भविष्य में ऐसा कंफ्यूजन फिर ना हो, इसके लिए एक साफ सुथरा रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए उस एक बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरे मामले की जड़ है। सवाल है विशेषाधिकार बनाम जवाबदेही का, यानी प्रिविलेज या अकाउंटेबिलिटी। यही वो दो रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। एक तरफ है गवर्नर का विशेषाधिकार। क्या संविधान की खामोशी का मतलब यह है कि गवर्नर के पास एक अनलिमिटेड पावर है? या फिर दूसरी तरफ है लोकतांत्रिक जवाबदेही। क्या यह संविधान में एक ऐसी खाली जगह है जिसे भरना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है ताकि लोकतंत्र सही से काम करता रहे? तो आखिरी सवाल यही है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। संविधान का यह मौन आखिर है क्या? क्या यह गवर्नर का एक अधिकार है या फिर यह एक ऐसी कमी है जिस पर न्यायपालिका को बोलना ही पड़ेगा? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब जो भी होगा वो हमारे लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा। है कि लोकतंत्र का मतलब है वोट डालना, बस। लेकिन क्या ये सच है? जिन पार्टियों को हम वोट देते हैं, क्या कभी सोचा है कि भाई उनके अंदर क्या चल रहा है? आज हम इसी बेहद जरूरी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि एक पार्टी के अंदर का लोकतंत्र असल में पूरे देश के लोकतंत्र के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर असली फैसले लेता कौन है? क्या हजारों कार्यकर्ता मिलकर सब कुछ तय करते हैं या फिर सारी पावर कुछ गिने चुने नेताओं के हाथ में होती है? यही सवाल हमें भारतीय राजनीति के एक बहुत ही, कह सकते हैं, चर्चित कल्चर की तरफ ले जाता है, जिसे हम और आप हाई कमांड कल्चर के नाम से जानते हैं। और ये जो हाई कमांड कल्चर है ना, ये सिर्फ कोई चलन नहीं है। जानकर शायद हैरानी होगी कि इसके पीछे राजनीति विज्ञान का एक पक्का सिद्धांत काम करता है। इसे कहते हैं अल्पतंत्र का लौह नियम, यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। सुनने में भारी भरकम शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। सोचिए, कोई क्लब है जो सबके भले के लिए बराबरी के सिद्धांत पर शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कुछ पुराने पावरफुल लोग ही सारे फैसले लेने लगते हैं। बस ठीक यही चीज राजनीतिक दलों में भी होती है, और भारत में इसी को हम हाई कमांड कल्चर का नाम देते हैं। तो ये तो हुई थ्योरी। अब इसे जमीनी हकीकत पर परखने के लिए चलिए सीधे चलते हैं बिहार। वहां इसके लक्षण बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है ये नंबर 1100 से भी ज्यादा। बिहार के लगभग 5300 विधायकों और सांसदों में से 1100 से ज्यादा नेता राजनीतिक घरानों से आते हैं, मतलब करीब करीब 20%। जरा सोचकर देखिए, इसका मतलब क्या है? हर 5 में से एक नेता परिवार की वजह से राजनीति में है, शायद अपनी काबिलियत की वजह से नहीं। और इसका सीधा नतीजा किस पर पड़ता है? उस आम कार्यकर्ता पर जो सालों साल पार्टी के लिए जमीन पर मेहनत करता है, पोस्टर लगाता है, रैलियों में भीड़ जुटाता है, लेकिन उसके लिए आगे बढ़ने के रास्ते मानो बंद हो जाते हैं। उसके ऊपर एक अदृश्य कांच की छत, एक ग्लास सीलिंग बन जाती है, जिसे तोड़कर ऊपर जाना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। सीधी सी बात है, टैलेंट पर परिवारवाद हावी हो जाता है। और फिर आता है टिकट बांटने का खेल। अक्सर क्या होता है, चुनाव के ठीक पहले दिल्ली या पटना से, मतलब हाईकमांड से, कोई पैराशूट कैंडिडेट सीधे चुनाव क्षेत्र में उतार दिया जाता है। अब इस उम्मीदवार का ना तो स्थानीय मुद्दों से कोई लेना देना होता है, न ही कार्यकर्ताओं से, और जो लोग सालों से जमीन पर पसीना बहा रहे होते हैं उन्हें लगता है कि उनके साथ सरासर धोखा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ नेताओं की मनमानी है या फिर हमारे सिस्टम में ही कोई बड़ी खामी है? अच्छा, आप जरा इस विरोधाभास को समझिए। ये बहुत ही मजेदार और साथ ही परेशान करने वाली बात है। एक तरफ कानून ये कहता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने संविधान में लोकतंत्र का पालन करने की कसम खानी होगी, मतलब ये एक वादा है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि चुनाव आयोग के पास ये चेक करने की कोई पावर ही नहीं है कि पार्टियां सच में अंदरूनी चुनाव करा भी रही हैं या नहीं। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि कानून तो बना दिया, पर उसे लागू करने वाली पुलिस को कोई अधिकार ही नहीं दिया। तो ये तो हो गई पूरी समस्या। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका समाधान भी मौजूद है। एक्सपर्ट्स ने इस पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए 2 बड़े रास्ते सुझाए हैं। वो 2 रास्ते क्या हैं? पहला है कानूनी सुधार, मतलब संसद में कानून को ही बदल दिया जाए, और दूसरा है संस्थागत सुधार,
यानी पार्टियों को अपने अंदर ही बदलाव लाने के लिए तैयार किया जाए। अगर पहले सुधार की बात करें तो लॉ कमीशन ने एक बहुत ही दमदार सिफारिश की है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को इतनी पावर दे दो कि अगर कोई पार्टी रेगुलर इंटरनल इलेक्शन नहीं कराती तो उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाए। जरा सोचिए, ये पार्टियों पर लोकतांत्रिक बनने के लिए कितना बड़ा दबाव बनाएगा, है ना? अब आते हैं दूसरे सुधार पर, जो संस्थागत है। इसका आइडिया ये है कि पार्टियों को अपने अंदर एक पार्टी लोकपाल बनाना चाहिए। ये कुछ स्कूल के प्रिंसिपल जैसा काम करेगा, जहां कोई भी स्टूडेंट बिना डरे अपनी शिकायत कर सकता है। ठीक वैसे ही पार्टी का कोई भी सदस्य अपनी आवाज उठा सकेगा और उसे ये डर नहीं सताएगा कि सच बोलने पर उसे पार्टी से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ठीक है, ये सारे सुधार हो गए, पर इन सबका असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ पार्टियों को बदलना? नहीं, असली मकसद है ये समझना कि एक सच्चा मजबूत लोकतंत्र आखिर दिखता कैसा है। और इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो है एक बड़े बदलाव का। हम एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति की तरफ बढ़ें जहां नेता वफादारी के आधार पर नहीं बल्कि अपने काम और प्रदर्शन के आधार पर चुने जाएं। जहां कोई इसलिए आगे ना बढ़े क्योंकि वो किसी बड़े नेता का खास है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने जमीन पर काम करके अपनी काबिलियत साबित की है। इसी को तो असली लोकतंत्र कहते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र सीधे सीधे देश के लोकतंत्र की सेहत तय करता है। हमने बिहार का केस स्टडी देखा, समस्याओं को समझा और समाधानों पर भी बात की। तो अंत में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या पार्टियों के भीतर लोकतंत्र को मजबूत करना ही भारतीय लोकतंत्र का अगला सबसे बड़ा और जरूरी सुधार है? इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो कि नियुक्ति आखिर होती कैसे है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दशकों से बहस चल रही है। तो आज हम इसी पेचीदा कॉलेजियम प्रणाली को समझेंगे और जानेंगे उन बड़े बदलावों के बारे में जो 2026 में हमारी न्यायपालिका का चेहरा पूरी तरह बदल सकते हैं। तो सबसे पहले ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या चीज? देखिए, ये कोई संसद का बनाया हुआ कानून नहीं है। असल में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों से धीरे धीरे बनी एक व्यवस्था है। ये पूरी तरह से संविधान के 2 आर्टिकल्स 124 और 217 की व्याख्या पर टिकी हुई है। अब इस सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके 2 पहलू हैं। समझिए कि 2 चेहरे हैं। एक तरफ इसे न्यायपालिका की आजादी की ढाल माना जाता है, जो इसे किसी भी बाहरी दबाव, खासकर राजनीतिक दबाव से बचाती है। वहीं दूसरी तरफ इस पर गोपनीयता का एक पर्दा होने का आरोप लगता है। कहा जाता है कि इसमें पारदर्शिता की बहुत कमी है और समाज के सभी वर्गों को बराबर का मौका नहीं मिलता। तो आखिर वो कौन सी बड़ी चिंताएं हैं जिनकी वजह से ये सिस्टम हमेशा सवालों के घेरे में रहता है? असल में 2 सबसे बड़े सवाल उठाए जाते हैं। पहला, नियुक्तियों में पारदर्शिता की भारी कमी, मतलब ये कि कोई नहीं जानता कि किस जज को क्यों चुना गया और किसे क्यों नहीं। और दूसरा, सामाजिक विविधता का न होना, यानी न्यायपालिका में समाज के हर तबके, हर समुदाय के लोगों की मौजूदगी न के बराबर है। तो इन गहरी चिंताओं को दूर करने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी है, जिसका नाम है संविधान संशोधन विधेयक 2026। इस बिल में 2 बहुत बड़े बदलावों की बात की गई है। एक तो है SC, ST और OBC समुदायों के उम्मीदवारों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण, ताकि न्यायपालिका में सामाजिक विविधता आ सके। और दूसरा प्रस्ताव है देश के अलग अलग कोनों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंच बनाना, ताकि आम आदमी के लिए न्याय तक पहुंचना आसान हो सके। चलिए अब इन सुधारों को जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते हैं और इसके लिए बिहार का उदाहरण लेते हैं, जहां इन बदलावों की मांग बहुत जोरों पर है। 309 यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। फरवरी 2026 तक बिहार के हाईकोर्ट्स में जजों के इतने पद खाली पड़े थे। अब सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां सामाजिक न्याय की बात हर तरफ होती है, वहां 309 जजों की कमी का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि हजारों लाखों केस अटके पड़े हैं और आम इंसान को इंसाफ के लिए लंबा, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। खैर, 2026 का ये बिल ही अकेला प्रयास नहीं है। सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कुछ और कदम भी उठाए जा रहे हैं। आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। जैसे 2025 में ही हाई कोर्ट में प्रमोशन के लिए 5 नए नियम लाए गए। इसमें अब कैंडिडेट का इंटरव्यू भी होता है और उसकी ईमानदारी, मतलब सत्यनिष्ठा को भी परखा जाता है। मकसद साफ है, ये पक्का करना कि सबसे काबिल और सही लोग ही जज बने। और हाँ, सिर्फ सही जजों को चुनना ही काफी नहीं है। पूरी प्रक्रिया को संभालने के लिए एक मजबूत सिस्टम भी तो चाहिए। इसीलिए एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट यानी स्थायी सचिवालय की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है, जो नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बना सके। तो इन सब बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सारे सुधार, ये बिल, ये नए नियम वाकई भारत की न्याय व्यवस्था में वो जरूरी बदलाव ला पाएंगे जिससे सबको बराबरी का मौका मिले और भरोसा कायम हो? या फिर ये एक लंबी लड़ाई है जो अभी जारी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। एक ऐसे कानून की जो भारत में खेलों का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025। और हम खास तौर पर यह जानेंगे कि इसका बिहार के खेल के भविष्य के लिए क्या मतलब है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह नया कानून सच में भारतीय खेलों की पूरी तस्वीर बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर खेल प्रेमी के जहन में है। देखिए, इसका असर दिखना शुरू होगा अगस्त 2025 से, जब ये कानून लागू हो जाएगा। और इसका मकसद सिर्फ एक है, भारत में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी खेल को चलाने के तरीके को पूरी तरह से प्रोफेशनल बनाना। तो ठीक है, समझते हैं कि ये नया खेल का दौर आखिर है क्या। ये एक्ट असल में भारतीय खेलों के लिए एक नया कानूनी ढांचा तैयार करता है। समझिए कि एक ऐसी नींव है जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होगी।
इस कानून के दिल में ना दो बहुत जरूरी शब्द हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही। मतलब अब सब कुछ खुला खुला सा होगा। पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, खिलाड़ियों पर कितना खर्च हो रहा है, सब कुछ साफ साफ। तो सवाल यह है कि ये कानून चलेगा कैसे। इसके लिए ना दो बहुत ही पावरफुल पिलर्स बनाए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय खेल बोर्ड, जिसे हम एनएसबी कहेंगे, और दूसरा राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण यानी कि एनएसटी। आइए जरा इनको करीब से देखते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है एनएसबी, जो समझिए एक तरह का रेफरी है जो नियम कानून बनाएगा और सब पर नजर रखेगा, और दूसरी तरफ है एनएसटी, जो कि एक स्पेशल कोर्ट की तरह है जो खेल से जुड़े सारे झगड़ों को सुलझाएगा। एनएसबी को समझने का सबसे आसान तरीका है एसीबी। आप जानती हैं जैसे एसीबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है ना, बस वैसे ही एनएसबी हमारे सारी स्पोर्ट्स फेडरेशन पर नजर रखेगा, उन्हें मान्यता देगा और ये पक्का करेगा कि सब नियम से चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और अब आते हैं एनएसटी पर। सोचिए, खेलों की दुनिया के लिए एक अपनी खास अदालत, चाहे डोपिंग का केस हो, सिलेक्शन पर कोई विवाद हो या कोई भी और मुद्दा, एनएसटी इन मामलों को तेजी से और एक्सपर्ट तरीके से सुलझाएगा। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर से हटकर सीधे बिहार पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि जमीन पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि असली बदलाव तो वहीं दिखना है। बिहार में ना खेलों के लिए माहौल पहले से ही बन रहा है। आपको याद होगी साइकिल योजना, उसने लड़कियों को जो मोबिलिटी दी, उससे खेलों में उनकी दिलचस्पी और भागीदारी दोनों में जबरदस्त उछाल आया है। ये नया कानून इसी बनती हुई नींव को और मजबूत करेगा। तो बिहार के एथलीट्स को इससे क्या मिलेगा? देखिए, 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, अब उनकी आवाज सुनी जाएगी। दूसरा, उन्हें खेलने के लिए एक सेफ माहौल मिलेगा। और तीसरा, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोफेशनल सिस्टम बनेगा। और ये शायद सबसे क्रांतिकारी बदलाव है। अब बिहार के बेहतरीन खिलाड़ी, जिन्हें इस कानून में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट या एसओएम्स कहा गया है, वो सिर्फ मैदान पर पसीना नहीं बहाएंगे, बल्कि स्पोर्ट्स फेडरेशन की मीटिंग्स में बैठकर वोट भी देंगे। सोचकर देखिए, अब फैसले लेने में असली खिलाड़ियों की सीधी हिस्सेदारी होगी। और दूसरा बड़ा फायदा वो है सुरक्षा। इस कानून के तहत एक सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाना मजबूरी होगी, ऑप्शन नहीं। ये हमारी महिला एथलीट्स को किसी भी तरह के शोषण से बचाने के लिए एक कानूनी ढाल की तरह काम करेगा। और देखिए, जब बिहार जैसे राज्यों में खिलाड़ी खुद को सेफ और ताकतवर महसूस करेंगे, तभी तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। और यहीं से ये कानून हमें भारत के एक बहुत बड़े सपने से जोड़ता है, ओलंपिक्स की मेजबानी। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 2036, ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक सपना है। भारत 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करना चाहता है, और ये कानून उसी दिशा में एक बहुत बहुत जरूरी कदम है। यह हमारे पूरे स्पोर्ट्स सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी है। इस कानून का जो मूल मंत्र है वो है रेगुलेटेड ऑटोनोमस मॉडल। आसान भाषा में कहें तो सेंटर से नियम बनेंगे, गाइडलाइंस मिलेंगी, लेकिन बिहार जैसे राज्यों को पूरी आजादी होगी कि वो अपने यहाँ स्पोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ाएं। ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आ जाते हैं। कानून आ गया है, रास्ता बन गया है और मौका दरवाजे पे है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या बिहार इस मौके को भुनाकर देश के स्पोर्ट्स मैप पर एक बड़ी ताकत बनकर उभर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। आज बात करते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक कानून की जो भारत की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इसका बिहार की महिलाओं के लिए क्या मतलब है। एक ऐसी जगह जहां बदलाव की एक लहर तो पहले से ही चल रही है। 33%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है जो भारत में महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के एक बिल्कुल नए दौर का वादा करता है। पर आखिर ये वादा है क्या? ये है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे 126वें संविधान संशोधन के तौर पर पास किया गया। इसका मकसद एकदम सीधा और साफ है। देश की जो सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, यानी लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाएं, वहां 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करना। वाकई में ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए सबसे पहले इस कानून के वादे की गहराई को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ सीटें रिजर्व करने की बात नहीं है, ये सत्ता के पूरे समीकरण तो बदलने का वादा है। एक ऐसी पॉलिटिक्स का वादा जिसमें महिलाओं की आवाज को बराबरी से सुना जाएगा। अब इस पूरी कहानी में बिहार की एंट्री होती है। जब पूरा देश इस 33% कानून पर बात कर रहा है, तो वहीं बिहार जमीनी स्तर पर एक साइलेंट क्रांति यानी एक मूक क्रांति का गवाह पहले ही बन चुका है। चलिए देखते हैं कैसे। और पता है, दिलचस्प बात यह है कि बिहार इस मामले में देश से कहीं आगे है। साल 2005-6 में ही, मतलब आज से लगभग 2 दशक पहले, बिहार ने अपनी पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन लागू कर दिया था। यह एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसने गांव की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और उस क्रांति का असर, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये पिछले विधानसभा चुनावों के हैं और ये सच में चौंकाने वाले हैं। महिलाओं का वोटिंग परसेंट पुरुषों से कहीं ज्यादा था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक जबरदस्त पावर स्टेटमेंट है। और यही वजह है कि बिहार की महिला वोटर्स को अब किंग मेकर्स कहा जाने लगा है। वो अब सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, बल्कि एक ऐसी डिसाइडिंग फोर्स है जो चुनावों का रुख मोड़ देती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टियों के लिए उन्हें नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये कानून इतना जरूरी है और बिहार जैसी जगहें तो तैयार भी दिख रही हैं, तो फिर ये लागू क्यों नहीं हो रहा? आखिर ये इंतजार क्यों? चलिए इस देरी के पीछे की वजह को समझते हैं। देखिए, इस देरी के पीछे ना एक 3 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले एक नई जनगणना करानी होगी,
फिर उस जनगणना के डेटा के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से तय किया जाएगा, जिसे परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। और जब ये दोनों काम पूरे हो जाएंगे, सिर्फ उसके बाद ही ये आरक्षण कानून लागू हो पाएगा। और इसका असली मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि ये ऐतिहासिक कानून शायद 2029 के आम चुनावों तक, या हो सकता है कि 2034 के चुनावों तक भी लागू ना हो पाए। ये एक बहुत लंबा इंतजार है, खासकर उन लाखों महिलाओं के लिए जो इस बड़े बदलाव की उम्मीद लगाए बैठी हैं। तो ठीक है, देरी तो है, लेकिन इस देरी के बावजूद जरा आगे की सोचते हैं। जब ये कानून लागू होगा तो ये बिहार की महिलाओं के एम्पावरमेंट को प्रतीकात्मक से सारवान यानी सब्सटैंटिव कैसे बनाएगा? चलिए इस बदलाव को समझते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहार की महिलाएं चुपचाप बैठी हैं, बिल्कुल नहीं। जीविका जैसे प्रोग्राम्स जो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं और पंचायत रिजर्वेशन के जरिए वो दशकों से सामाजिक और आर्थिक पितृसत्ता को चुनौती देती आ रही हैं, उन्होंने अपनी ताकत जमीनी स्तर पर साबित की है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। अभी जो एम्पावरमेंट है वो थोड़ा प्रतीकात्मक है, मतलब वोटिंग और लोकल लेवल पर असर डालना, लेकिन ये अधिनियम उन्हें सारवान एम्पावरमेंट देगा, यानी सीधे राज्य और देश के स्तर पर कानून बनाने की शक्ति। ये किंग मेकर बनने से किंग बनने तक का सफर है। तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब बिहार की वो महिलाएं जो आज किंग मेकर हैं, उन्हें जब सीधे विधानसभा और लोकसभा में 33% की सीधी भागीदारी मिलेगी, तो बिहार की राजनीति की शक्ल कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों की राजनीति को तय। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में। ये एक ऐसा कानून है जो हमारे डिजिटल जीवन को, हमारी ऑनलाइन दुनिया को एक नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और जरूरी सवाल से करते हैं। क्या हमारा पर्सनल डेटा वाकई में सुरक्षित है? ये नया अधिनियम इसी बड़े सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है, और आज हम यही देखेंगे कि ये इसमें कितना सफल हो पाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कानून आखिर है क्या। असल में ये डिजिटल दुनिया में एक नया बैलेंस, एक नया संतुलन बनाने की कोशिश करता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये अधिनियम एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ हम डिजिटल नागरिकों के अधिकार हैं और दूसरी तरफ उन संगठनों की जरूरतें हैं जो हमारा डेटा को प्रोसेस करते हैं। ये कानून इन्हीं दोनों के बीच एक सही रेखा खींचने की कोशिश करता है। अब इस कानून के सबसे सकारात्मक पहलू पर आते हैं, ये कि एक आम नागरिक के तौर पर ये हमें कौन कौन से नए अधिकार देता है। ये अधिनियम हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां देता है। पहला, सूचना तक पहुंच का अधिकार, यानी हम पूछ सकते हैं कि किसी कंपनी के पास हमारा कौन सा डेटा है। दूसरा, सुधार का अधिकार, अगर वो डेटा गलत है तो हम उसे ठीक करा सकते हैं। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, डेटा मिटाने का अधिकार, हम उस डेटा को हटाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। ये वाकई में नागरिकों के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है। अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी का डेटा लीक हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अब समझते हैं कि जवाबदेही किसके ऊपर डाली गई है। कानून यहाँ एक नया शब्द लेकर आया है, डेटा फिड्यूशरी। अब आसान भाषा में कहें तो ये कोई भी संगठन है, जैसे कोई सोशल मीडिया कंपनी या कोई बैंक, जो ये तय करता है कि किसी के डेटा का क्या करना है। और यही डेटा फिड्यूशरी उस डेटा की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। और ये जिम्मेदारी सिर्फ कहने के लिए नहीं है। अगर कोई डेटा फिड्यूशरी डेटा लीक को रोकने में नाकाम रहता है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। ये रकम दिखाती है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन अब हम इस अधिनियम के उस हिस्से पर आते हैं जिस पर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है, और वो है इसका सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून पर क्या असर होगा। ये संघर्ष की जड़ को दिखाता है। एक तरफ है आरटीआई, जो नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने और पारदर्शिता की मांग करने की ताकत देता है, और दूसरी तरफ है डीपीडीपी, जो व्यक्तिगत निजता की, प्राइवेसी की रक्षा करता है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी सरकारी अधिकारी की जानकारी मांगी जाए तो कौन सा अधिकार ज्यादा भारी पड़ेगा। इस नए कानून ने आरटीआई अधिनियम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा में बदलाव किया है। आलोचकों का यही कहना है कि इस बदलाव के कारण अब भ्रष्टाचार की जांच के दौरान भी सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी देने से मना किया जा सकता है, और ये एक तरह से आरटीआई को कमजोर करने जैसा है। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, इसका सीधा असर गुड गवर्नेंस और जवाबदेही पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका क्या मतलब हो सकता है। इसे समझने के लिए बिहार जैसे राज्यों का उदाहरण लेते हैं, जहां 7 निश्चय जैसी कई सरकारी योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इन योजनाओं में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि पैसा सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। सोचिए, अगर आरटीआई को कमजोर किया जाता है तो ऐसी योजनाओं में जवाबदेही तय करना और भी मुश्किल हो सकता है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक तरफ नागरिक का सूचना का अधिकार है, जो लोकतंत्र की नींव है, और दूसरी तरफ एक अधिकारी का निजता का अधिकार है। भविष्य में हमारी न्यायपालिका इन 2 जरूरी अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाएगी, यही इस कानून की असली परीक्षा होगी। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लड़ाई की जो दशकों से हमारे देश के जंगलों और गांवों में लड़ी जा रही है, और अब जिसका मोर्चा शहरों तक आ पहुंचा है।
ये कहानी है भारत से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की, और इस पूरी लड़ाई में बिहार एक बहुत बड़ा केस स्टडी बनकर उभरा है। तो आइए सरकार की उस समाधान स्ट्रैटेजी को समझते हैं जिसका मकसद इस पुरानी समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर इस साल पर नजर डालिए, 2026। ये सिर्फ कोई तारीख नहीं है, ये है वो डेडलाइन जो भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद, जिसे हम नक्सलवाद भी कहते हैं, उसे देश से पूरी तरह खत्म करने के लिए तय की है। जी हाँ, लक्ष्य एकदम साफ है, मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाना। अब ये लक्ष्य कितना बड़ा है और इसे कैसे हासिल किया जा रहा है, इसे समझने के लिए सबसे सही उदाहरण है बिहार। एक वक्त था जब बिहार नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज वही बिहार इस लड़ाई में एक मिसाल बन चुका है। तो इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो रणनीति अपनाई जा रही है उसे नाम दिया गया है फाइनल स्ट्राइक। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कोई रूटीन ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी मल्टी लेयर्ड योजना है। और इस फाइनल स्ट्राइक के केंद्र में है एक खास डॉक्ट्रिन, एक खास रणनीति, जिसे समाधान के नाम से जाना जाता है। अब यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इसके पीछे 8 मजबूत सिद्धांत हैं जो आज हर सिक्योरिटी ऑपरेशन को गाइड कर रहे हैं। तो ये समाधान रणनीति आखिर है क्या? आप इसे एक दोधारी तलवार की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ सुरक्षा बलों का एक्शन है, तो दूसरी तरफ विकास और विश्वास की मरहम। चलिए पहले इसके सिक्योरिटी वाले हिस्से को करीब से देखते हैं। देखिए, समाधान एक पूरा एक्शन प्लान है। इसका पहला सिद्धांत है स्मार्ट लीडरशिप और एग्रेसिव स्ट्रैटेजी। मतलब अब सिक्योरिटी फोर्स इंतजार नहीं करती, बल्कि नक्सलियों के गढ़ में घुसकर एक्शन लेती है। दूसरा है रियल टाइम इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यानी ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, इन सब की मदद से सटीक जानकारी इकट्ठा करना। और तीसरा, जो कि बेहद जरूरी है, वो है नक्सलियों की फाइनेंशियल सप्लाई लाइन को तोड़ना। मतलब उनकी फंडिंग ही बंद कर दो, ताकि न उन्हें हथियार मिले न रसद। अब देखते हैं कि बिहार में ये रणनीति जमीन पर कैसे दिखी। यहाँ कोबरा जैसी खास बटालियनों को तैनात किया गया। सिक्योरिटी फोर्स अब बूढ़ा पहाड़ और चक्रबंधा जैसे उन इलाकों में दाखिल हो चुकी है जो कभी नक्सलियों के लिए सेफ जोन हुआ करते थे। और ये सब मुमकिन हो पाया है ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से, जिससे हर पल की खबर मिलती रहती है। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, ये लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जा रही। इस रणनीति का दूसरा और शायद सबसे अहम पहलू है विकास और विश्वास। यानी एक तरफ जहां सख्ती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार विकास और विश्वास की एक सॉफ्ट पावर अप्रोच भी अपना रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस लड़ाई को हमेशा के लिए जीतने के लिए स्थानीय लोगों का दिल और दिमाग जीतना भी उतना ही जरूरी है जितना कि जमीन जीतना। तो इस पॉलिसी पर काम कैसे हो रहा है? देखिए, आदिवासी बच्चों को नक्सलवाद से दूर रखने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में 5000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं। और तो और घने जंगलों के बीच मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, ताकि वहां बसे गांव भी देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। हालांकि इतनी कामयाबी के बाद भी ये मानना पड़ेगा कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। रास्ता अभी भी लंबा है और आगे कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। तो जो सफलता बिहार में मिली है, उसे देखकर क्या हम ये मान लें कि लड़ाई अब खत्म हो गई है? काश जवाब इतना आसान होता। असल में जंगलों में जमीन पर तो कब्जा कर लिया गया है, लेकिन अब लड़ाई का मैदान ही बदल रहा है। नया मोर्चा है अर्बन नक्सलिज्म। इसका मतलब है शहरों में, यूनिवर्सिटीज में इस चरमपंथी विचारधारा को फैलने से रोकना। और ये चुनौती कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ दुश्मन दिखाई नहीं देता। लड़ाई अब जमीन से ज्यादा विचारों की हो गई है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? इसका हल क्या है? जवाब किसी एक चीज में नहीं है, और ये बात इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कही गई है कि 2026 तक 0 LWD डिस्ट्रिक्ट्स का लक्ष्य सिर्फ हथियारों से पूरा नहीं हो सकता। ये तभी मुमकिन है जब आदिवासियों का पूरी तरह से विकास हो और उन्हें समाज में सही जगह मिले। मतलब साफ है, एक हाथ में सुरक्षा की तलवार तो दूसरे हाथ में विकास की ढाल, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी विचारधारा को खत्म करने का सबसे असरदार तरीका क्या है? क्या वो ताकत है, विकास है, या फिर इन दोनों का एक सही संतुलन? ये सवाल जितना इस लड़ाई के लिए जरूरी है, उतना ही हमारे समाज के आने वाले कल के लिए भी। ये एक ऐसे टॉपिक की जिसमें भारत की राजनीति को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदलने की ताकत है। एक राष्ट्र, एक चुनाव। और हाँ, इसे खास तौर पर बिहार जैसे राज्य के चश्मे से देखेंगे। आखिर यह है क्या? एक बहुत बड़ा मौका या फिर एक बहुत बड़ी चुनौती? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले इस सवाल पर गौर किया जाए। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे देश में मतलब हर वक्त कहीं ना कहीं चुनाव ही चल रहे होते हैं? कभी लोकसभा, तो कभी किसी राज्य की विधानसभा, फिर पंचायत चुनाव। ये तो जैसे एक अंतहीन दौड़ बन गई है ना? बस इसी लगातार चलने वाले चुनावी चक्र को तोड़ने के लिए एक राष्ट्र, एक चुनाव का आइडिया सामने रखा गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये एक राष्ट्र, एक चुनाव है क्या। फिर कोविंद समिति ने इसके लिए क्या प्लान बनाया है, वो देखेंगे। इसके फायदे क्या बताए जा रहे हैं, और फिर इसके सामने संघीय चुनौतियां क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, बिहार के लिए इसके क्या मायने हैं। और आखिर में हम इस सवाल पर रुकेंगे, दक्षता जरूरी है या विविधता? तो चलिए
शुरू करते हैं। आखिर ये एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या? असल में ये सिर्फ कोई नारा या जुमला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर प्रस्ताव है। एक ऐसा प्रस्ताव जो अगर लागू हो गया तो भारत में हम सबके वोट देने के तरीके को कह सकते हैं जड़ से बदल कर रख देगा। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, इस पर बहुत गंभीरता से काम हो रहा है। असल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने इस पर एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट भी सौंप दी है। इसी रिपोर्ट ने इस पूरी बहस को एक औपचारिक और कह सकते हैं एक सीरियस मोड़ दिया है। तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये है क्या एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसे शॉर्ट में ONOE भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एक ही समय पर हों। मतलब वोटर एक ही बार पोलिंग बूथ पर जाए और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए अपना वोट डाल दे। ठीक है, आइडिया तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े बदलाव को, मतलब पूरे देश के चुनावी कैलेंडर को एक साथ लाने को आखिर लागू कैसे किया जाएगा? तो इसी कैसे का जवाब देने के लिए, जैसा हमने बताया, कोविंद समिति ने एक पूरा रोड मैप, एक पूरी योजना तैयार की है। तो इस समिति ने एक 2 स्टेप प्लान सुझाया है। स्टेप 1, जैसा हम बात कर रहे थे, पहले फेज में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। और फिर स्टेप 2, इसके ठीक 100 दिनों के अंदर दूसरे फेज में पूरे देश की जो लोकल बॉडीज हैं, मतलब नगर पालिकाएं और पंचायतें, उनके चुनाव भी निपटा लिए जाएं। अब इस पूरे प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए एक और बड़ा सुझाव दिया गया है। वो है संविधान के आर्टिकल 325 में बदलाव करने का। और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक कॉमन वोटर लिस्ट, एक साझा मतदाता सूची बनाई जाए। मतलब एक ही लिस्ट जो लोकसभा से लेकर पंचायत तक हर चुनाव में काम आए। इससे जो कंफ्यूजन होता है, जो बार बार काम करना पड़ता है, वो सब खत्म हो जाएगा। अब जरा इसके स्केल को समझा जाए। सिर्फ बिहार का ही उदाहरण ले तो इस एक सिंगल वोटर लिस्ट से राज्य के करीब करीब 7.5 करोड़ वोटर्स को मैनेज किया जाएगा। ये सोचना दिलचस्प है कि इतने लोगों के लिए बार बार अलग अलग चुनाव कराना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना बड़ा काम होता होगा। बस इसी एफिशिएंसी को, इसी दक्षता को पाने की बात इसके समर्थक करते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब हो कब सकता है? एक संभावित टाइमलाइन पर नजर डालें तो समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट दे दी। अभी तो हम अलग अलग चुनाव वाले सिस्टम में ही हैं, लेकिन अगर सरकार इस पर तेजी से आगे बढ़ती है तो ये मुमकिन है कि 2029 में हमें पहले एक साथ चुनाव देखने को मिले। हाँ, इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल थोड़ा घटाना या बढ़ाना पड़ सकता है। चलिए अब सिक्के का एक पहलू देखते हैं। जो लोग इस बदलाव के पक्ष में हैं, जो इसका समर्थन करते हैं, उनके तर्क क्या हैं? आखिर वो कौन से फायदे गिनाते हैं जिनकी वजह से ये इतना बड़ा बदलाव करना सही लगता है? तो जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले तो इलेक्शन फटीग या चुनावी थकान कम होगी। मतलब वो फीलिंग की अरे फिर चुनाव आ गए। इसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं, सुरक्षा बल हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। उनकी बार बार इलेक्शन में ड्यूटी लगती है। और एक और बहुत बड़ी बात, जब बार बार आचार संहिता जती है तो विकास के काम रुक जाते हैं। तो समर्थक कहते हैं कि एक बार में चुनाव होने से सरकारें, खासकर बिहार जैसे राज्यों में 5 साल तक बिना रुकावट के आर्थिक विकास पर फोकस कर पाएंगी। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। हर बड़े बदलाव के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी होती हैं। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी चिंताएं हैं जिनकी वजह से इस प्रस्ताव का इतना विरोध भी हो रहा है? तो जो लोग इसके विरोध में हैं, उनका सबसे बड़ा तर्क संविधान से जुड़ा है। कई विपक्षी दलों का ये मानना है कि ये प्रस्ताव संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन है। मतलब संविधान की वो बुनियाद जिसे बदला नहीं जा सकता। उनका ये भी कहना है कि ये भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट है। इससे केंद्र राज्यों पर ज्यादा हावी हो जाएगा, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक चिंता सामने आती है। डर यह है कि जब नेशनल और स्टेट इलेक्शंस एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे, जो बड़े मुद्दे हैं, वो हावी हो जाएंगे। अब जरा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझते हैं। आरजेडी, जेडीयू, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी पूरी राजनीति ही राज्य के अपने खास मुद्दों पर टिकी होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही साथ हुए तो क्या राष्ट्रीय चेहरों और बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के शोर में बिहार के अपने मुद्दे, जैसे जातिगत समीकरण, हर साल आने वाली बाढ़ या विशेष राज्य के दर्जे की मांग, ये सब कहीं दब कर रह जाएंगे? यही सबसे बड़ा डर है। तो चलिए अब इस पूरी नेशनल डिबेट को सीधा बिहार की जमीन पर ले आते हैं। एक राज्य जिसकी अपनी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं, अपने राजनीतिक मुद्दे हैं। ऐसे में बिहार पर इस इतने बड़े बदलाव का असल में क्या असर होगा? अगर देखें तो ये पूरी बहस ना दो विचारों के टकराव की कहानी है। एक तरफ है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यानी कुशल मैनेजमेंट, चुनाव का खर्च कम करना और विकास पर ज्यादा फोकस। और दूसरी तरफ है फेडरल डाइवर्सिटी की चिंता। मतलब ये डर के कहीं स्थानीय मुद्दे दब ना जाएं, कहीं राज्यों की क्षेत्रीय पहचान कमजोर ना पड़ जाए और राष्ट्रीय मुद्दे सब पर हावी ना हो जाएं। बिहार के लिए असल में यही सबसे बड़ी कश्मकश है। तो कुल मिलाकर ये पूरी बहस आखिर में एक सवाल पर आकर टिक जाती है। हमें दो बहुत जरूरी चीजों में से एक को चुनना है। एक तरफ है प्रशासनिक दक्षता और दूसरी तरफ है संघीय विविधता। एक राष्ट्र एक चुनाव की असली पहेली इसी के बीच छिपी है। और आखिर में हम सबके लिए सोचने वाला सवाल यही है,
क्या बार बार होने वाले चुनावों की परेशानियों से बचने के लिए उस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को पाना इतना जरूरी है कि हम अपनी संघीय विविधता यानी राज्यों की अपनी पहचान और उनके स्थानीय मुद्दों की अहमियत से समझौता करने का जोखिम उठा ले? इसका कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है, और शायद यही वो सवाल है जिस पर पूरे देश को, हम सबको मिलकर सोचना होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए पूछने की ताकत ये है सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। हम सब यानी आम नागरिकों के हाथ में ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन आज यही हथियार एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि भारत में पारदर्शिता की ये लड़ाई आखिर किस दिशा में जा रही है। आरटीआई को सनशाइन कानून भी कहा जाता है, और इसका मकसद नाम की ही तरह बिल्कुल साफ है। सरकार का जो भी कामकाज बंद दरवाजों के पीछे होता है, उस पर सूरज की रोशनी पड़े, सब कुछ जनता की नजरों के सामने हो, ताकि हर फैसले में पारदर्शिता बनी रहे। और हाँ, ये कोई मामूली कानून नहीं है, इसकी जड़ें सीधे हमारे संविधान से जुड़ी हैं। हमें जो बोलने की आजादी का मौलिक अधिकार मिला है, आर्टिकल 19(1)(a, ये उसी का एक हिस्सा है। मतलब जानने का अधिकार भी बोलने की आजादी के तहत ही आता है, और यही बात इसे हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ बनाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज इस जरूरी अधिकार पर दो तरफ से चोट हो रही है। एक खतरा बाहर से आया है, और दूसरा वो सिस्टम के अंदर से ही इसे धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। तो पहला और सबसे ताजा खतरा है 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम डीपीडीपी एक्ट भी कहते हैं। अब देखिए, इस कानून ने आरटीआई की एक बहुत ही जरूरी धारा सेक्शन 81(j) को बदल दिया है। पहले क्या था कि अगर बड़े जनहित का सवाल है तो किसी सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत जानकारी दी जा सकती थी, पर अब इस पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसका असर यह है कि जवाबदेही तय करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार जैसे मामलों को उजागर करना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे मोर्चे की, जो कि अंदरूनी है। 2019 में कुछ संशोधन हुए थे जिन्होंने सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता को थोड़ा कम कर दिया था, और अब इस आंतरिक कमजोरी को और बढ़ा रहा है पेंडिंग मामलों का बढ़ता बोझ। एक ऐसा बोझ जो पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। और ये बोझ कोई छोटा मोटा नहीं है। देश भर के सूचना आयोगों में हजारों अपीलें सालों से बस धूल फांक रही हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हजारों नागरिकों का अटका हुआ न्याय है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें बिहार में देखने को मिलता है। वहां सूचना आयुक्तों के कई पद खाली पड़े हैं। नतीजा, हजारों की संख्या में अपीलें अटकी पड़ी हैं। जब सुनवाई करने वाला ही कोई नहीं होगा तो फिर जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया तो अपने आप ही टूट जाएगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि हालात निराशाजनक हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन चुनौतियों से लड़ने और आरटीआई को फिर से मजबूत करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस रास्ते भी सुझाए गए हैं। पहला कदम है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। जरा सोचिए, अगर सभी सरकारी दस्तावेज एक डिजिटल लाइब्रेरी में हो और एआई की मदद से कोई भी जानकारी एक क्लिक पर मिल जाए तो सूचना तक पहुंच कितनी तेज और आसान हो जाएगी। और दूसरा बड़ा सुधार है नियुक्तियों में। सूचना आयोग सिर्फ नौकरशाही क्यों हो, कानून, पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्र के जानकारों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि फैसलों में एक ज्यादा व्यापक और संतुलित नजरिया दिखे। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि इन बाहरी और भीतरी चुनौतियों के बीच पारदर्शिता और सुशासन की ये लड़ाई आखिर जीती कैसे जा सकती है? इसका जवाब एक बहुत ही सुनहरे सिद्धांत में छिपा है, पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट यानी जनहित परीक्षण। कोई भी जानकारी रोकी जाए या दी जाए, इसका आखिरी फैसला सिर्फ इस कसौटी पर होना चाहिए कि इसमें आम जनता का हित है या नहीं। अगर इस एक सिद्धांत को हमेशा सबसे ऊपर रखा गया तो आरटीआई की आत्मा भी जिंदा रहेगी और सुशासन की नींव भी मजबूत होगी। फायदा सच में उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले ने इस सवाल को फिर से सेंटर स्टेज पर ला दिया है। आज हम इसी फैसले और बिहार के जाति सर्वे के उस अनोखे तालमेल को समझेंगे जिसमें भारत के सोशल जस्टिस के भविष्य को बदलने की पूरी क्षमता है। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की। फिर ये जानेंगे कि आखिर आरक्षण के अंदर आरक्षण यानी सब क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। इसके बाद हम बिहार के यूनिक मॉडल पर एक नजर डालेंगे और देखेंगे कि इसका वहां की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ रहा है। और आखिर में इस बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सामाजिक न्याय अब सिर्फ पहचान से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक लीगल जजमेंट नहीं था, बल्कि इसने दशकों पुरानी आरक्षण की बहस में एक नया ही मोड़ ला दिया है। देखिए, सालों से बहस का सबसे बड़ा मुद्दा यही था, क्या एससी या एसटी जैसी एक बड़ी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर और छोटी छोटी कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं? क्या राज्यों को यह अधिकार है कि वो ये पहचान सकें कि एक ही ग्रुप के अंदर कौन ज्यादा पिछड़ा है और कौन कम? यही वो सवाल था जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। और 2024 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जोरदार हाँ में जवाब दिया। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि एससी एसटी जैसी कैटेगरीज के अंदर सब क्लासिफिकेशन करना यानी उपवर्गीकरण करना पूरी तरह से संवैधानिक है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सोशल जस्टिस पॉलिसी के लिए नए दरवाजे खोल दिए। तो कोर्ट ने हाँ तो कह दिया, लेकिन क्यों? उपवर्गीकरण की जरूरत ही क्यों पड़ी? अब हम कोर्ट के तर्क की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि इस फैसले के पीछे की सोच क्या थी।
देखिए, कोर्ट का सबसे मजबूत तर्क ये था कि एससी एसटी जैसी बड़ी कैटेगरीज समांगी या होमोजीनियस नहीं है। मतलब ये कोई एक जैसा ग्रुप नहीं है। इसे ऐसे समझिए, एक बड़ी टोकरी में कई तरह के फल रखे हैं। बाहर से तो वो एक ही टोकरी है, लेकिन अंदर सेब, संतरे, केले सब हैं और सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। ठीक वैसे ही कोर्ट ने माना कि एक ही रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर मौजूद अलग अलग जातियों की सामाजिक और आर्थिक हालत में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी सोच ने हमें बराबरी के एक बहुत गहरे आइडिया तक पहुंचाया। एक होती है औपचारिक समानता, जहां सबको एक ही साइज का जूता दे दिया जाता है, चाहे किसी को फिट हो या ना हो। लेकिन एक होती है सारवान समानता, जहां हर किसी को उसके पैर के नाप का जूता दिया जाता है। कोर्ट ने इसी दूसरे सिद्धांत को अपनाया और कहा कि असली बराबरी का मतलब है जरूरत के हिसाब से मदद करना, ताकि हर कोई रेस में बराबरी से दौड़ सके। तो कुल मिलाकर कोर्ट के 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स थे। पहला, ये पक्का करना कि आरक्षण का फायदा उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा, एक ही बड़ी जाति कैटेगरी के अंदर जो गहरी खाई बन गई है उसे भरना। और तीसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव दिया गया, क्रीमी लेयर के सिद्धांत पर विचार करने का। आप जानते हैं, ये वो सिद्धांत है जिसके तहत ओबीसी समुदाय के आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाता है, ताकि फायदा ज्यादा जरूरतमंदों को मिले। कोर्ट ने कहा कि अब इस पर एससी एसटी के लिए भी सोचने का वक्त आ गया है। अब कहानी का रुख करते हैं बिहार की ओर। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना रहा था, तब एक राज्य इस दिशा में पहले से ही काफी आगे बढ़ चुका था। चलिए देखते हैं कि कैसे बिहार इस पूरे मामले में एक मॉडल बनकर उभरा। सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त रखी थी, अगर कोई राज्य सब क्लासिफिकेशन करना चाहता है तो उसे हवा में बात नहीं करनी होगी, उसे ठोस जमीनी आंकड़े देने होंगे, जिसे क्वांटिफाइबल डेटा कहते हैं। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है, क्योंकि एक राज्य ने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया था, और वो राज्य था बिहार। 2023 में बिहार ने एक बहुत बड़ा जाति सर्वेक्षण करवाया और उस सर्वे से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, 63%। ये राज्य की कुल आबादी का वो हिस्सा है जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आता है। और यहीं पर बिहार का सर्वे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक साथ आकर मिल जाते हैं। जरा सोचिए, 2023 में बिहार ने जमीनी हकीकत का एक डिटेल्ड नक्शा तैयार किया और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ठीक इसी तरह के नक्शे की जरूरत है। बिहार का डेटा वो चाबी बन गया जिसकी मांग अदालत कर रही थी। तो अब जब कानून और डेटा एक साथ आ गए हैं, तो इसका बिहार की जमीनी राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए देखते हैं कि इस बदलाव की लहरें समाज में कहां तक पहुंच रही हैं। इसके कई गहरे असर होने की संभावना है। पहला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसीज और महादलित, जो कि दलितों में भी सबसे वंचित समूह माने जाते हैं, उनके बीच पॉलिटिकल दावेदारी और बढ़ेगी। दूसरा, अब राजनीति सिर्फ बड़ी बड़ी जातियों के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, बल्कि उनके अंदर के सबसे पिछड़े ग्रुप्स पर फोकस शिफ्ट होगा। और तीसरा, बिहार ने जो किया है उसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है और नेशनल लेवल पर जाति जनगणना की मांग और तेज हो गई है। और ये सब कुछ हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है, ये सब मिलकर सामाजिक न्याय के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल रहा है? क्या हम एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम आरक्षण की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। हम पहचान आधारित सोच से परिणाम आधारित सोच की तरफ जा रहे हैं। पहले सवाल था, आप किस ग्रुप से हैं? अब सवाल है, क्या आप तक फायदा पहुंच रहा है? ये सिर्फ एक पॉलिसी का बदलाव नहीं, बल्कि सोच में एक क्रांति है, जो ये पक्का करना चाहती है कि मदद सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे। जैसा कि एक एनालिसिस में बिल्कुल सही कहा गया है, 2024 का फैसला आरक्षण को सिर्फ पहचान आधारित होने की बजाय परिणाम आधारित बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। ये लाइन इस पूरी बहस के दिल में उतरती है और हमें दिखाती है कि भविष्य की दिशा क्या हो सकती है। और आखिर में ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बिहार के हाथ में अब एक बहुत ताकतवर औजार है, डेटा। अब सवाल यह है कि क्या इस औजार का इस्तेमाल समाज के सबसे पिछड़े तबके को ऊपर उठाने के लिए होगा, या फिर ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को और गहरा करने का एक जरिया बनकर रह जाएगा? इसका जवाब ही बिहार और शायद पूरे देश के सामाजिक न्याय का भविष्य तय करेगा। सोचा है कि हमारे देश में जो इतने बड़े बड़े चुनाव होते हैं, उनका रेफरी कौन होता है? मतलब वो कौन लोग हैं जो ये पक्का करते हैं कि हर वोट सही जगह जाए और कोई बेईमानी ना हो? और सबसे जरूरी सवाल, उन लोगों को चुनता कौन है? हाल ही में इसी पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और बस इसी बदलाव ने एक नई बहस छेड़ दी है। आज हम इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद है क्या और इसका हमारे लोकतंत्र पे क्या असर पड़ सकता है। तो हमारे देश में एक फेयर इलेक्शन, एक निष्पक्ष चुनाव की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसकी? ये काम करता है भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप इसे एक ऐसे अंपायर की तरह समझिए जिसे किसी भी टीम का पक्ष नहीं लेना है। उसकी निष्पक्षता मतलब किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से पूरी तरह आजाद होकर काम करने की उसकी क्षमता, यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर ये पूरी बहस अचानक से शुरू कहां हुई? इसकी जड़ें जुड़ी हैं अनूप बरनवाल नाम के एक अदालती मामले से। असल में इसी केस ने पहली बार इस बात पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाया था कि चुनाव आयुक्तों को चुनने का जो तरीका चला रहा है, क्या वो वाकई में पारदर्शी और निष्पक्ष है भी या नहीं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली, वो ये कि इतने जरूरी पदों पर नियुक्ति के लिए कोई ठोस कानून ही मौजूद नहीं था। सोचिए, संविधान बनने के दशकों बाद भी कानून में इतनी बड़ी कमी थी।
बस इसीलिए अदालत को बीच में आना पड़ा और यह साफ साफ कहना पड़ा कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक स्पष्ट कानून की सख्त जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद सरकार एक्शन में आई और 2023 में एक नया कानून लेकर आई। यही वो कानून है जो अब यह तय करता है कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति आखिर की कैसे जाएगी। इस नए कानून का जो सबसे खास हिस्सा है वो है एक नई सिलेक्शन कमेटी। यही वो कमेटी है जो यह तय करेगी कि अगला इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। अब इसमें 3 लोग शामिल हैं, हमारे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा ही चुना गया एक और कैबिनेट मंत्री। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इस कमेटी की जो बनावट है ना, उसी में एक ऐसा पेच है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कमेटी सच में निष्पक्ष रह भी पाएगी। चलिए देखते हैं कि वो बड़ा बदलाव आखिर है क्या। यहां देखिए, विवाद की असली जड़ यही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि इस कमेटी में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सीजीआई न्यायपालिका से आते हैं और उन्हें सरकार से स्वतंत्र माना जाता है। लेकिन जो नया कानून बना उसमें सीजीआई को हटा दिया गया और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब 3 लोगों की इस कमेटी में सरकार के पास 2 के मुकाबले 1 का यानी 2:1 का साफ बहुमत है। प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चुना गया मंत्री जाहिर है वो एक साथ वोट करेंगे। ऐसे में विपक्ष के नेता की राय का कोई खास महत्व रह ही नहीं जाता। और जो आलोचक हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर चुनाव कराने वाले रेफरी को चुनने में सत्ताधारी टीम का ही पड़ला भारी हो तो फिर खेल निष्पक्ष कैसे हो सकता है। ये 2-1 का जो समीकरण है ये चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है और यही स्वतंत्रता तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन चलिए मान लिया ये सब कानूनी बातें हैं, पर इससे हम और आप जैसे आम नागरिकों को क्या फर्क पड़ता है, ये क्यों जरूरी है? इसका जवाब हमें बिहार जैसे राज्य का उदाहरण देखने से मिलता है जहां की जनता राजनीति में बहुत दिलचस्पी लेती है। आइए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, बिहार जैसे राज्य में जहां हर चुनाव में कांटे की टक्कर होती है, वहां लोगों का वोटिंग सिस्टम पर भरोसा ही सब कुछ है। उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा। अगर लोगों को जरा सा भी शक हो गया ना कि रेफरी तो एक टीम की तरफदारी कर रहा है, तो फिर खेल में उनकी दिलचस्पी ही खत्म हो जाएगी। और यह सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, इसके सबूत भी हैं। जरा 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों को देखिए, वहां लगभग 67% लोगों ने वोट डाला था। यह जो भारी मतदान था, यह इस बात का सबूत है कि उस समय लोगों को चुनावी प्रक्रिया पर और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पूरा पूरा भरोसा था। तो सार यह है कि भरोसा है तो वोट है। चुनाव आयोग पर लोगों का यही विश्वास उन्हें पोलिंग बूथ तक खींचकर लाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो नियुक्ति की नई प्रक्रिया है वो इस भरोसे को बनाए रख पाएगी या कहीं इसे कमजोर तो नहीं कर देगी, क्योंकि इसका असर सीधा सीधा भविष्य के चुनावों में हमारी भागीदारी पर पड़ सकता है। तो हम इस बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं, इस नए कानून के बाद चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा? क्या न्यायपालिका इसमें फिर से दखल देगी या फिर यह जिम्मेदारी अब हम नागरिकों और विपक्ष पर है कि वो इस संस्था की निष्पक्षता पर पैनी नजर रखें? इस सवाल का जवाब ही शायद ये तय करेगा कि आने वाले समय में हमारा लोकतंत्र कितना। भारतीय लोकतंत्र में 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून एक बहुत ही जरूरी लेकिन उतना ही विवादित हिस्सा भी है। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं इस कानून की पेचीदगियों को और इसमें मौजूद उन लूप होल्स को। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना कि आखिर कोई नेता चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी क्यों नहीं बदल सकता। यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत की जड़ में है और यकीन मानिए इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना यह सवाल लगता है। असल में इसी चीज को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। इसका एक ही मुख्य मकसद था, चुनी हुई सरकारों को स्थिरता देना। ये कानून विधायकों और सांसदों को अपनी मर्जी से पार्टियां बदलने से रोकता है ताकि भारतीय राजनीति से वो आयाराम गयाराम वाला दौर खत्म हो सके। अब ये कानून न दरअसल एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश करता है। इसको एक ऐसे तराजू की तरह समझिए जिसके 2 पलड़े हैं और दोनों में बैलेंस बनाना, भाई यही सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ है सरकार की स्थिरता, मतलब जनता ने जिसे चुना है वो सरकार टिके, अपना कार्यकाल पूरा करे, और दूसरी तरफ है एक चुने हुए नेता की अपनी आजादी कि वो अपने विवेक से या अपने इलाके की जनता की आवाज के हिसाब से वोट कर सके। 10वीं अनुसूची ठीक इसी खींचतान के बीच में खड़ी है। लेकिन इतने नेक इरादों के बावजूद हुआ क्या, वक्त के साथ इस कानून की दीवार में कह सकते हैं बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगी। कुछ ऐसे लूप होल्स बन गए जिनका आज जमकर फायदा उठाया जा रहा है। देखिए, जब ये कानून बना था ना तो इसका मकसद बहुत साफ था। निशाना था व्यक्तिगत दल बदल, यानी उन 1-2 विधायकों को रोकना जो निजी फायदे के लिए पाला बदल लेते थे। लेकिन आज तो तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब खेल 1-2 लोगों का रहा ही नहीं, अब तो थोक के भाव में पूरे के पूरे ग्रुप्स एक साथ पाला बदलते हैं। इसी को कहते हैं बल्क डिफेक्शन। और इस पूरे खेल का एक कह सकते हैं मैजिक नंबर है 2/3। जी हाँ, 2/3। यही वो आंकड़ा है जो एक गैर कानूनी काम को चुटकियों में कानूनी जामा पहना देता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए समझते हैं। तो देखिए, कानून में एक विलय या मर्जर की बात कही गई है। ये कहता है कि भाई अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक एक साथ मिलकर ये फैसला कर लें कि उन्हें किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना है तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, उसे कहेंगे विलय।
और बस इसी क्लॉज का इस्तेमाल अब असली पॉलिटिकल मर्जर के लिए कम और इस बल्क डिफेक्शन को कानूनी कवर देने के लिए ज्यादा हो रहा है। तो ये तो हुई पहली बड़ी दरार। अब आते हैं दूसरे लूपहोल पर, जो शायद इससे भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर मामला सिर्फ विधायकों की गिनती का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि फैसला कौन ले रहा है और सबसे जरूरी कब ले रहा है। और यहीं पर जो विधानसभा के स्पीकर होते हैं ना, उनकी भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? हमारे संविधान में स्पीकर के लिए कोई समय सीमा ही तय नहीं की गई है। मतलब उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन के केस पर कब तक फैसला लेना है, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। और यही इस कानून का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, एक वैक्यूम है, एक खालीपन है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए होता क्या है, शिकायत दर्ज हो जाती है, लेकिन क्योंकि कोई टाइम लिमिट है ही नहीं, तो स्पीकर साहब अक्सर फैसले को टालते रहते हैं। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिले, मतलब जानबूझकर की गई देरी। और नतीजा ये कि दल बदल करने वाले विधायक मजे से मंत्री बने रहते हैं, और कभी कभी तो पूरी सरकार का कार्यकाल ही खत्म हो जाता है, पर फैसला नहीं आता। बिहार जैसे राज्यों में तो हमने ये कई बार होते हुए देखा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन कमियों को ठीक किया जा सकता है? क्या इस कानून में सुधार की कोई गुंजाइश है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। एक्सपर्ट्स ने और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बहुत ही जरूरी सुधार सुझाए हैं। चलिए एक एक करके उनको समझते हैं। तो ये सुधार जो हैं वो मुख्य तौर पर 3 चीजों पर फोकस करते हैं। पहला, जो फैसला लेने वाली अथॉरिटी है उसे ही बदल दो। दूसरा, फैसला लेने के लिए एक पक्की टाइम लिमिट लगाओ। और तीसरा, जो पार्टी विप की ताकत है ना, उसे थोड़ा कंट्रोल करो। तो पहला और सबसे बड़ा सुधार क्या है कि फैसला लेने का जो अधिकार स्पीकर के पास है वो उनसे ले लिया जाए। अब आप पूछेंगे क्यों? भाई क्योंकि स्पीकर तो अक्सर रूलिंग पार्टी का ही सदस्य होता है, तो उनके फैसले पर हमेशा पक्षपात का एक शक बना रहता है। तो सुझाव ये है कि ये अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिया जाए, और वो भी अकेले नहीं, इलेक्शन कमीशन की बाध्यकारी सलाह पर। इससे क्या होगा? पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो जाएगी। अब दूसरा सुधार, ये सीधा उस स्ट्रेटेजिक डिले वाली बीमारी का इलाज है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन के मामलों पर फैसला 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। बस बात खत्म। एक डेडलाइन तय कर दो और ये देरी वाला लूप होल अपने आप बंद हो जाएगा। और तीसरा सुधार, ये जुड़ा है पार्टी विप से। अभी क्या होता है, पार्टी हर छोटे बड़े बिल पर विप जारी कर देती है कि सबको पार्टी लाइन पर ही वोट करना है। सुझाव ये है कि विप का इस्तेमाल सिर्फ उन वोटों के लिए हो जो सरकार की जिंदगी और मौत का सवाल है, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव या मनी बिल। बाकी जो आम कानून है उन पर विधायकों को थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए कि वो अपनी समझ या अपने क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से वोट कर सके। तो आखिर हम इन सब कानूनी दांव पेच और सुधारों की बात कर ही क्यों रहे हैं? ये इतना जरूरी क्यों है? भाई ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं है, इसका सीधा असर हमारे लोकतंत्र की सेहत पर पड़ता है। एक स्थिर सरकार के लिए और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है कि 10वीं अनुसूची की जो पवित्रता है, जो उसकी गरिमा है, उसे फिर से बहाल किया जाए। और बिहार जैसे राज्यों में जहां गठबंधन की राजनीति इतनी आम है और सरकारें अक्सर बहुत पतले बहुमत पर टिकी होती हैं, वहां तो इस कानून का मजबूत होना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन आखिर में एक सवाल तो फिर भी खड़ा रहता है, क्या सिर्फ कानून में कुछ बदलाव कर देना ही काफी होगा? क्या ये सुधार वाकई हमारे लोकतंत्र को अंदर से मजबूत कर पाएंगे, या असली समस्या कहीं और ज्यादा गहरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। हमारे और आपके वोट की ताकत आखिर ये तय कैसे होती है? 2026 में भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जिसका नाम है परिसीमन। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे देश की राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 2026 में भारत का पॉलिटिकल मैप फिर से बनाया जाएगा? और अगर हाँ, तो इसका हम सब पर, हमारी राजनीतिक शक्ति पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि आखिर ये परिसीमन है क्या भला। देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की नींव का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। आसान भाषा में समझें तो परिसीमन का मतलब है चुनावी सीटों की बाउंड्री को फिर से तय करना। अब देखिए, समय के साथ किसी शहर या राज्य की आबादी बदलती है, राइट? तो ये जरूरी हो जाता है कि हर सांसद, मतलब हर एमपी, लगभग बराबर संख्या में लोगों को रिप्रेजेंट करे, ताकि हर वोट की कीमत बराबर हो। इसी को कहते हैं वन वोट वन वैल्यू का सिद्धांत। तो सवाल उठता है कि 2026 में ऐसा क्या खास है? परिसीमन तो पहले भी हुआ है, फिर इस बार इतना हंगामा क्यों है? ये इतना अलग क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये पहली बार होगा जब परिसीमन पूरी तरह से डिजिटल सेंसस यानी डिजिटल जनगणना के आंकड़ों पर बेस्ड होगा। इसका मतलब यह है कि जो भी गिनती होगी वो पहले से कहीं ज्यादा सटीक होगी, और जब आंकड़े सटीक होंगे तो समझिए पूरा खेल ही बदल सकता है। अभी हमारी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। पर क्या आप जानते हैं ये जो 543 का आंकड़ा है ये 1971, जी हाँ, 1971 की जनगणना पर आधारित है। मतलब तब से अब तक ये नंबर बदला ही नहीं है। तो अब जरा देखिए कि बदलाव कितना बड़ा हो सका है। अनुमान ये है कि 2026 के बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 800 से भी ज्यादा हो सकती हैं। ये तो इंडियन पॉलिटिक्स में एक भूकंप जैसा होगा, है ना? और ये सिर्फ सीटों का नंबर बढ़ना नहीं है,
असल में ये पॉलिटिकल पावर का एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होना है। मतलब जिन राज्यों की आबादी पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, नेशनल लेवल पर उनकी आवाज और मजबूत हो सकती है। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा शुरू होता है। वो है भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच एक तनाव का, एक बड़ी दरार का खतरा। कभी सोचा है क्या हो जब लोकतंत्र का वो सिद्धांत जो सबको बराबरी देता है वही देश के दो हिस्सों को आमने सामने खड़ा कर दे? यही वो बड़ा और मुश्किल सवाल है जो 2026 का परिसीमन हमारे सामने ला खड़ा कर रहा है। इसको ऐसे समझिए, यहाँ दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है उत्तर भारत के राज्य जैसे बिहार, जिनकी आबादी बढ़ी है और इस वजह से संसद में उन्हें ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। और दूसरी तरफ है दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु और केरल, जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर, परिवार नियोजन पर बहुत अच्छा काम किया, पर अब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनकी यही कामयाबी उनके लिए सजा न बन जाए और नेशनल पॉलिटिक्स में उनका असर कम न हो जाए। इसी चीज को एक नाम दिया जा रहा है परफॉर्मेंस पेनल्टी, मतलब अच्छा काम करने की सजा। दक्षिण के राज्यों का तर्क सीधा है, हमने डेवलपमेंट पर, एजुकेशन पर ध्यान दिया, अपनी आबादी को कंट्रोल किया और अब इसी वजह से हमारी पॉलिटिकल पावर कम की जा रही है। ये तो ठीक नहीं है। तो फिर इस नॉर्थ साउथ की खाई को भरा कैसे जाए? क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जो लोकतंत्र के सिद्धांत को भी बचा ले और देश की एकता को भी बनाए रखे? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ आबादी ही सब कुछ नहीं होनी चाहिए। एक रास्ता हो सकता है भारांश सुधार का, वेटेज रिफॉर्म का। इसका मतलब ये कि जब सीटें बांटी जाएं तो ये भी देखा जाए कि किसी राज्य ने विकास, शिक्षा जैसे मामलों में कैसा परफॉर्म किया है। और साथ ही एक संघीय स्पर्श यानी फेडरल टच भी जरूरी है। मतलब इस पूरे प्रोसेस में राज्यों की राय को भी बराबर की अहमियत दी जाए। तो असली चुनौती ये है इस नाजुक से बैलेंस को बनाना। एक तरफ वन वोट वन वैल्यू का सिद्धांत है कि हर वोट की कीमत बराबर हो, और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि किसी भी राज्य को, किसी भी हिस्से को ऐसा न लगे कि उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये किसी पतली रस्सी पर चलने जैसा है, बहुत मुश्किल। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत अपनी डेमोक्रेसी की जरूरतों और अपने फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा? याद रखिए, 2026 का परिसीमन सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं होगा। ये भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक ऐतिहासिक पल साबित होगा, और इसका जवाब जो भी निकले वो आने वाले कई दशकों तक हमारे देश की सियासत पर अपना असर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और कई राजनीतिक विश्लेषक कह सकते हैं हैरान रह गए। एनडीए की जीत तो हुई, लेकिन इस जीत की कहानी लिखी एक ऐसे वोटिंग ब्लॉक ने जो ज्यादातर खामोश रहता है। तो वो कौन सा निर्णायक फैक्टर था जिसने पूरा खेल पलट दिया? आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस जीत के रहस्य को समझने के लिए हम सबसे पहले नीतीश तत्व को डिकोड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक साइलेंट ब्लॉक ने इस सोच को जमीनी हकीकत में बदल दिया, और ये भी जानेंगे कि आखिर महिलाएं ही इतनी निर्णायक क्यों बन गई। फिर आंकड़ों से इस पूरी कहानी को परखेंगे और आखिर में बिहार के नए राजनीतिक समीकरण पर बात करेंगे। एनडीए की इस जीत की कहानी दरअसल एक नहीं बल्कि दो एक दूसरे से जुड़ी धाराओं से मिलकर बनी है। एक तरफ है एक खास राजनीतिक रणनीति और दूसरी तरफ है एक जबरदस्त सामाजिक शक्ति। चलिए पहले उस रणनीति को समझते हैं, और वो पहली धारा है जिसे हम कह रहे हैं नीतीश तत्व। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो पूरा पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वो राजनीतिक दर्शन है जिसने इस चुनाव की नींव रखी। तो सवाल यह है कि आखिर ये नीतीश तत्व है क्या? देखिए, नीतीश तत्व कोई एक अकेली पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये तीन मजबूत चीजों का एक अनोखा मिश्रण है। पहला, सिद्धांतों पर आधारित शासन। दूसरा, सामाजिक न्याय का एक नया मॉडल। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास की राजनीति करना। ये एक पूरी सोची समझी रणनीति है। इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं। पहला है सुशासन, मतलब सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी ढांचे को सुधारना और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना। दूसरा है सामाजिक न्याय का एक नया मॉडल जो सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि हाशिए पर खड़े लोगों को अधिकार और अवसर देने की बात करता है। और तीसरा, गठबंधन की राजनीति में माहिर होना, यानी अलग अलग सहयोगियों के साथ मिलकर एक स्थिर सरकार दे पाना। तो नीतीश तत्व तो वो रणनीति थी जो कागज पर थी, लेकिन इसे जमीन पर एक जबरदस्त ताकत में किसने बदला? यहीं से कहानी में एंट्री होती है बिहार के सबसे शक्तिशाली वोटर बेस की, वो साइलेंट ब्लॉक जो अब बिल्कुल भी खामोश नहीं था। और इस साइलेंट ब्लॉक की रीढ़ की हड्डी है जीविका नेटवर्क। अब इसे कोई छोटी मोटी संस्था समझने की गलती मत कीजिएगा। ये 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क ने उन्हें सिर्फ आर्थिक आजादी ही नहीं दी, बल्कि एक राजनीतिक आवाज भी दी है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वे एक संगठित साइलेंट ब्लॉक के रूप में उभरी। मतलब ये अब सिर्फ अलग अलग घरों की महिलाएं नहीं थी, बल्कि एक ऐसी संगठित राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो सवाल उठता है कि ये महिलाएं इतनी निर्णायक बनी कैसे? आखिर वो कौन सी खास नीतियां थीं, वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने इस साइलेंट ब्लॉक को इतना ज्यादा प्रभावित किया और अपने साथ जोड़ लिया? इस जुड़ाव के पीछे 4 बड़ी वजहें थीं। पहली, शराबबंदी, जिसे महिलाओं ने सिर्फ एक कानून की तरह नहीं बल्कि सम्मान की नीति के तौर पर देखा। दूसरी, जीविका कार्यक्रम, जिससे उन्हें आर्थिक आजादी मिली। तीसरी, साइकिल और पोशाक जैसी योजनाएं जिन्होंने लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाया। और चौथी, इन सब ने मिलकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जो अपनी राजनीतिक सोच खुद बना रही थी, स्वतंत्र रूप से।
ठीक है, अब तक हमने जो कहानी बताई, क्या आंकड़े भी उसकी गवाही देते हैं? क्योंकि अंत में नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं। तो चलिए अब कुछ ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी को साफ कर देंगे। जरा इन आंकड़ों को देखिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। 2025 के चुनाव में पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत था 62.8% और महिलाओं का 71.6%। ये सिर्फ कुछ अंकों का फासला नहीं है, ये एक राजनीतिक भूचाल है। महिलाएं न सिर्फ बड़ी संख्या में वोट देने निकली, बल्कि उन्होंने चुनाव का रुख ही तय कर दिया। और सबसे बड़ी बात, ये वोट गया कहां? आंकड़े बताते हैं कि लगभग 60 से 70% महिला वोटरों ने नीतीश कुमार के पक्ष में वोट किया। अब जरा सोचिए, एक इतना बड़ा वोटिंग ब्लॉक जो पुरुषों से ज्यादा संख्या में वोट कर रहा है, जब वो लगभग एक तरफा वोट करे तो नतीजों पर कोई शक बाकी नहीं रह जाता। तो इन सभी बातों का बिहार की राजनीति के लिए असल में मतलब क्या है, ये हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से की ओर ले जाता है, बिहार का नया राजनीतिक समीकरण। देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव जीतने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और यहीं पर बिहार की राजनीति में एक बुनियादी, एक फंडामेंटल बदलाव आया है। महिलाओं ने कई जगहों पर पारंपरिक जातिगत समीकरणों को तोड़ा। उन्होंने एक नई पहचान के आधार पर वोट दिया, और वो पहचान थी लाभार्थी पहचान। मतलब उनका वोट उस नेता या पार्टी के लिए था जिसकी नीतियों से उनकी जिंदगी में सीधा और अच्छा बदलाव आया था। और यही बिहार की राजनीति का नया विनिंग फॉर्मूला बन गया है, विकास की राजनीति और लाभार्थी की पहचान का एक शक्तिशाली मिश्रण। इस मॉडल ने न सिर्फ एक चुनाव जिताया है, बल्कि बिहार के राजनीतिक समीकरण को एक नई दिशा और एक नई स्थिरता दी है। तो हम इस चर्चा को एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जो बिहार में हुआ, क्या वो पूरे भारत में दोहराया जा सकता है? क्या ये नई लाभार्थी पहचान देश की सदियों पुरानी जातिगत राजनीति पर भारी पड़ सकती है? इसका जवाब तो खैर भविष्य के चुनाव